आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाई एजोटाइजेशन। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एरोमेटिक अमाइन में, और अमाइन में सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगी उसे बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। उसी के बारे में आज पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज पढ़ेंगे डाई एजोटाइजेशन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की। देखिए ये हमारे पास कोई प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन कैसे पहचान होगी? एन केवल एक ही अल्काइल ग्रुप पर अटैच होगा तो ये कहलाएगी प्राइमरी अमाइन। या कह सकते हैं प्राइमरी अमाइन कितने एसिडिक एच रखती है अपने पास? 2। इसमें हम क्या करें? NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराएं। NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? इससे डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या बनाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। ये एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, क्योंकि ये एलिफेटिक, इसमें क्या है, कोई भी एरोमेटिक पार्ट नहीं है, ये एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा? डाइजोनियम, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये क्या बन गया है? ये अनस्टेबल होगा, और ये क्या होगा? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। अनस्टेबल होगा तो इमीडिएटली क्या करता है? इमीडिएटली क्या करेगा? ये डीकम्पोज हो जाएगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हाथों हाथ क्या है? डीकम्पोज हो जाएगा। किस तरीके से? ये जो लिविंग ग्रुप इस पर लग रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन गैस बेस्ट लिविंग ग्रुप है, एक नाइट्रोजन गैस क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो एक तो नाइट्रोजन गैस भाग जाएगी, और एक क्या होगा? Cl माइनस भी एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये Cl माइनस भी यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? R बचेगा, और एक ये प्लस बचेगा। तो कार्बन कैटाइन क्या हो जाएंगे? Z8। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे किसी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करा रहे हैं, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? HNO2 भी लिख सकते हैं। HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक, तो NaNO2 इंटू HCl की प्रेजेंस में, या लिख सकते हैं HNO2 HCl की एसिड की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा? इस प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट अगर एलिफेटिक है तो ये क्या होगा? अनस्टेबल, ये एग्जिस्ट नहीं करता। और क्या होगा? एग्जिस्ट, अनस्टेबल होगा तो हाथों हाथ क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोकैटायन में। एक लिविंग, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तुरंत उड़ जाएंगे इससे। एक तो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, एक Cl माइनस, तो क्या बचेगा? R प्लस। तो इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा? ये कार्बोकैटायन। चलिए, अब कार्बन कैटायन की रिएक्शन क्या होगी? वाटर से अगर हम कराएं तो कहने का मतलब है कि वाटर की रिएक्शन करा दें इससे, ये क्या होगा? अनस्टेबल है, तो इमीडिएटली क्या करता है? ये सराउंडिंग से, सराउंडिंग का जो वाटर होगा उस वाटर को कैप्चर करके क्या बना लेता है? एल्कोहल बना लेता है। कैसे? देखिए, ये पहले कार्बन कैटायन में जनरेट होगा, और कार्बन कैटायन की जैसी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो यहाँ से OH माइनस इस पर आकर अटैक हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये एल्कोहल। अगर Cl माइनस की अटैक इस पे कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसमें से खुद एक H प्लस निकाल दें, इसमें से H प्लस छीन लेंगे तो क्या बन जाएगी? एल्कीन। देखिए, कार्बन कैटायन में से अगर हम H प्लस निकाल लें तो क्या बन जाती है? एल्कीन। और अगर इस पे क्या करें? ONO माइनस का अटैक करा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? आइसोनाइट्रो। ठीक है, चलिए इस टाइप की रिएक्शन होती है, देखेंगे अभी आगे। अगर हमने क्या लिया है? कोई प्राइमरी अमाइन कैसी ली है? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, या इसे क्या बोलते हैं? एनिलीन। ठीक, इसकी रिएक्शन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl कराएं। मैंने आपको बताया NaNO2 प्लस HCl डालें, या HNO2 एसिड की प्रेजेंस में लिख सकते हैं। ये भी क्या करेगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। ये आपके एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। ये स्टेबल होगा अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एग्जिस्ट करता है। अगर इससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर किया तो फिर ये भी ब्रेक हो जाता है, और उसी तरीके से फिर ये कैटायन बना देगा, तो फिर ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये उसके कंपेरिजन अगर बात करें, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट के कंपेरिजन थोड़ा मोर स्टेबल होता है, और कहाँ तक एग्जिस्ट कर जाएगा? तो स्टेबल अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी स्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, दूसरा एक ये है कि जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, यहाँ पे HCl एसिड डालें, कोई दूसरा एसिड डाल सकते हैं। जैसे H2SO4 डाल दिया तो H2SO4 है। जैसे हमने क्या करा था, अगर यहाँ से HCl डाल रहे हैं तो कौन सा नेगेटिव पार्ट आ रहा था? Cl माइनस। ऐसे अगर H2SO4 डाल रहे हैं तो कौन सा नेगेटिव पार्ट आएगा? H प्लस, और एक आएगा HSO4 माइनस, तो वही HSO4 माइनस इसके साथ कंबाइन होगा, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा N2, यहाँ से आया Cl माइनस, तो N2Cl माइनस प्लस माइनस का सॉल्ट। ऐसे ही अगर हम NaNO2 के साथ में क्या डाल दें? H2SO4 डाल दें HCl की जगह, तो HCl से नेगेटिव पार्ट आ रहा था Cl माइनस, इससे नेगेटिव पार्ट क्या आएगा? HSO4 माइनस, क्योंकि जब एक H प्लस निकलेगा तो ये बनेगा HSO4 माइनस, तो उसी के साथ क्या हो जाएगा? सॉल्ट। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट कौन सा? बेंजीन पे N2 प्लस, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, और ये नेगेटिव पार्ट मिलकर क्या बने होते हैं? सॉल्ट। इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसे? डाइजोनियम। डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लस माइनस है। एजो क्यों बोल रहे हैं? एजो N2, N डबल बॉन्ड N के अंदर है, और N डबल बॉन्ड N जब भी फॉर्म आती है उसे बोलते हैं एजो कंपाउंड। तो ये क्या? डाइजोनियम
तो ये क्या हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट कहलाएगा। और ये एरोमेटिक है, बेंजीन लगी हुई है तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, उसमें बेंजीन नहीं थी तो एलिफेटिक। ये थोड़ा मोर स्टेबल होगा अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी स्टेबल नहीं होता। तो क्या पढ़ेंगे इसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, और स्टेबल होगा अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बट एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल व्हेन बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन टेम्परेचर पे भी क्या होगा, अनस्टेबल, जबकि वो क्या है 5 या 5 से नीचे पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो देखिए डाईएजोटाइजेशन में क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक, या लिख सकते हैं HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। और ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो रहा देखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल ही तो जाके क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता कौन है, तो मैकेनिज्म समझ रहे हैं। NaNO2, हमने NaNO2 लिया था सॉल्ट, ये NaNO2 सॉल्ट होगा किसमें टूटेगा, Na+ और NO2-। एक किसकी प्रेजेंस में लिया था, एसिड की प्रेजेंस में, कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो HCl अगर हमने लिया तो क्या हो गया, H+ और Cl-। अब इसका क्या होगा, इसका देखिए, इसका माइनस और इसका प्लस आपस में कंबाइन होकर बनाएगा HNO2, और इसका प्लस और माइनस आकर क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो क्या लिख सकते हैं, NaNO2 + HCl, इससे हमें क्या मिलता है, HNO2 + HCl। और साथ में ये एसिड तो पढ़ाई होगा तो ये इस फिर द्वारा से एसिड यूज हो जाएगा। जरा देखिए कैसे, ये HNO2 बन गया। मैंने आपको बताया था कि NaNO2 + HCl की जगह हम क्या ले सकते हैं, HNO2 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर यही बनाते हैं HNO2। अब ये क्या करेगा, ये जो HNO2 मैंने देखो ओपन कर दिया, N पे एक OH ग्रुप लगा होगा, एक डबल बॉन्डेड O होगा, ये हो गया HNO2। अब क्या होगा, एसिड कहाँ से आ गया जी, ये HCl तो पढ़ा ही हुआ है, ये तो और HN, जरूरी थोड़ी के सारे HN इसके साथ कंबाइन हो गए हैं, कुछ HN बचे भी होंगे। तो ये फर्दर HCl से एसिड यानी कि HN आएगा फ्रॉम HCl, इसी इसके जो HCl जो इसमें एसिड डाला हुआ था, ये HN क्या करेगा, फर्दर इस पे ब्रेक करे, इस पे अटैक करेगा HN। कैसे अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो तुरंत क्या करेगा, H+ इस पे कंबाइन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, O और H के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और प्लस किस पे चला जाएगा, O पे। और जैसे ही OH2+ हो गया तो वाटर क्या है, एक वाटर लिविंग ग्रुप है, तुरंत यहाँ से क्या होगा, वाटर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए इधर तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, तो ये तो प्लस रह जाएगा NO+, और ये प्लस माइनस न्यूट्रल होकर क्या हो जाएगा, वाटर बाहर। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ये NO जो प्लस है वही क्या है, रिएक्टिंग स्पेसीज है, यही अब रिएक्ट करेगा, यही सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ध्यान रखेंगे, तो डाईएजोटाइजेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, NO+, यही एक रिएक्टिंग स्पेसीज है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई इसमें, तो ध्यान रखना। चलिए, तो अल्टरनेट वे देखो मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, NaNO2 + HCl की जगह आप क्या लिख सकते हैं, HNO2 + HCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। HNO2 + HCl ये किस में टूटेंगे, एक तो बनाएगा NO, एक निकल जाएगा ये वाटर, ठीक है, एक NO एक वाटर, और एक क्या निकलेगा साथ में, ये Cl-। ये जो Cl- निकला था अगर वो सॉल्ट के साथ कंबाइन हो गया था। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब भी HNO2 हम डालते हैं तो HNO2 क्या करता है, वाटर खींच के बाहर फेंकता है। तो क्या होगा, इसका H और एक ये वाटर, HNO2 वाटर जब भी खींचता है जब दूसरे सब्सटेंस से कम एक H मिलना चाहिए, और इससे एक एसिडिक H मिल जाएगा। तो इसका H, एक इसका H और एक इसका O, क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या बचा यहाँ, N बचा और O बचा, और वो NO+, ठीक, और एक क्या बचेगा, इसका Cl-। और ये क्या होगा, इसमें रिएक्टिंग स्पेसीज कौन, NO+, यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मैंने कौन सी रिएक्शन करा दी है, एसिड बेस, ये एसिड की तरह काम, ये एसिड की तरह काम कर गया, इसने H+ दिया है और इसने OH-, यहाँ से H+, यहाँ से क्या ले लिया हमने, OH-, ये ऐसे कह लो, ये H+ इस पे जाके कंबाइन होगा, देखो H+ इस पे जाके कंबाइन होगा, ये बन जाएगा, फिर वहाँ से वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, NO+। तो इसने H+ दिया, इसने OH- दिया, H+ OH- मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। यहाँ क्या रह गया होगा, NO+, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, Cl। देखिए H+ गया तो क्या बचा, Cl-, यहाँ से OH- निकलेगा तो क्या बचेगा, NO+, क्लियर। और वो बाकी इसका OH- और इसका H+ मिलकर बना दिया होगा वाटर। तो ध्यान रखें, इसका रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है, NO+। तो देखिए आप इसमें कोई भी इस टाइप से रिएजेंट ले सकते हैं, NaNO2 HCl की प्रेजेंस में, तो भी क्या निकल कर आना है, जो गवर्निंग यानी कि जनरेट फैक्टर है वो कौन होगा, NO+, मतलब जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो कौन जनरेट होगा इसमें, NO+। या NaNO2 H2SO4 की प्रेजेंस में ले लो, चाहे HCl ले लो, चाहे H2SO4, एसिड से मतलब है, H+ से मतलब है, H+ यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से भी, तो इससे भी क्या होगा, NO+ क्या होगा, जनरेट होगा।
या देख लो, या इनकी जगह सॉल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, HNO2 और किसी भी एच आयन की प्रेजेंस में, वो एच आयन चाहे इससे हो चाहे इससे हो, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, NO+ जनरेट होगा। यह कह सकते हैं NOCl HCl की प्रेजेंस में, ये एक अलग कंपाउंड का नाम, ये अलग एक अलग रीजन कहलाता है, इसे बोलते हैं टिल्डन्स इफेक्ट, TILDENS, टिल्डन्स रिएजेंट। और ये क्या होगा, NOCl एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, H+ इसके Cl- को खींच के ले जाता है, क्या बना देगा, HCl, और इस यहां से क्या जनरेट हो जाएगा, NO। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। NaNO2 किसी एसिड की प्रेजेंस में, चाहे वो HCl एसिड हो, चाहे NaNO2 H2SO4 की एसिड की प्रेजेंस में, या सॉल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, HNO2 कोई भी एसिड, या NOCl टिल्डेंस इफेक्ट रीजेंट भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं, किसकी, एसिड की प्रेजेंस में। ये H+ इसके Cl- को विड्रॉ कर लेगा, क्या आ जाएगा, NO+ जनरेट हो जाएगा। और यही यहाँ रिएक्टिंग स्पेसिस होता है, किसमें, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन में। चलिए, कैसे रिएक्शन होगी, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन थी, ये प्राइमरी अमाइन और ये NO+, इन पे भी जो रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, ध्यान रखना, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो तुरंत अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा इस इलेक्ट्रोफाइल को। ये जो रिएक्शन है ये कैसी होगी, ये लोन पेयर दे सकता है, इसे लोन पेयर चाहिए, तो ये लुईस बेस एसिड रिएक्शन हो गई। जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो लुईस बेस, और जो लोन पेयर डोनेट कर दे वो लुईस एसिड। तो इनके बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो इस समय कैसी कैटेगरी की हो रही है, लुईस एसिड लुईस बेस वाली, ठीक। तो इस समय जो NO+ है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर रहा, वो किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। तो ये और ये लुईस बेस की तरह। जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन में N पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस, और ये एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर को, तो लुईस एसिड। चलिए, तो ये अपना लोन पे इसको डोनेट करके क्या बना देगा, यहाँ बॉन्ड। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और प्लस किस पे आ जाएगा, यहाँ। क्लियर। अब देखिए यहां से जैसे ही N पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो N पे प्लस आ गया, तो इसकी क्या हो गई, जैसे ही N पे प्लस आएगा तो अनस्टेबिलिटी फील करने लगेगा, तो तुरंत क्या निकाल देगा, H+ को, क्योंकि N और C बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा, N और H बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। वैसे भी N से जुड़ने वाला H क्या होते हैं, एसिडिक, तो तुरंत H+ निकल जाएगा। जैसे ही H+ निकलेगा, ये प्लस निकलेगा, तो ये बनेगा माइनस, और प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, H+ यहां से बाहर, मतलब H निकलेगा साथ में प्लस भी ले जाएगा, तो क्या बचेगा, RNH और उस सिंगल बॉन्ड NO। तो देखो RNH और सिंगल बॉन्ड NO, क्यों, को बाहर निकल गया H+। और अब ये H+ निकल गया, तो इसमें क्या होगी, देखिए ये हुआ डिफरेंट एटम के बीच में, अगर डिफरेंट एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, और उससे जुड़ने वाला जो फर्स्ट कार्बन होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। तो यहाँ कार्बन तो नहीं है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा नाइट्रोजन। और अल्फा नाइट्रोजन पर लगने वाले H क्या होंगे, एसिडिक, तो ये एसिडिक H है। तो वैसे भी N पे जुड़ने वाला H क्या होगा, एसिडिक, तो ये H इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, क्या हो जाएगी, टॉटोमेरिज्म। ये कौन सी फॉर्म थी, कीटोन, अभी क्या बन जाएगी, इनॉल फॉर्म बन जाएगी। तो इसका ये H निकल के इस पे, और ये डबल बॉन्ड इधर, कौन सी, क्या हो गया, ये टॉटोमराइजेशन। और जैसे ही अब टॉटोमेरिज्म हो गई, अब फिर क्या होगा, इस पे फिर से H+ अटैक करेगा, H+ इस पे क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो H+ जैसे ही इस O पे अटैक करेगा, क्योंकि O अपने लोन पे डोनेट कर देगा, तो H+ इस पे अटैक करके क्या बन जाएगा, OH2+। और OH2+ बना तो फिर वाटर लीव कर जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर लिविंग ग्रुप, तो वाटर रिमूव होकर क्या बन जाएगा, ये बनता है जी डाइजोनियम, ठीक है, ये डाइजोनियम एनायन, ठीक है, डाइजोनियम क्या हो गया, डाइजोनियम आयन। ये देखिए एंड, अब ये क्या है, ये मोर स्टेबल होता है, क्यों, देखिए जिस एटम पे प्लस है उसके जस्ट बराबर वाले एटम पे क्या है, लोन पेयर, तो ये अपने तुरंत लोन पेयर डोनेट करके कह सकते हैं, तुरंत लोन पेयर डोनेट करके क्या बना देगा, बैक बॉन्डिंग, या कह सकते हैं पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनाते ही यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड, और प्लस कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट क्या कर देगा, कंप्लीट। तो ये स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि रेजोनेंस में है। तो पहली बात तो ये जो प्लस है स्टेबल है, मगर क्या ध्यान रखिए, फिलहाल अगर इसकी बात करूं तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, मगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो वैसे किसको कैसे लिख सकते हैं, RN2, दो कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो RN2+, ये क्या है, एनायन हो गया किसका, सॉल्ट का। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का क्या है, आयन पार्ट हो गया। चलिए जी, तो इस टाइप से इसमें प्रोसेस होता है, क्या होगा कि पहले जो NO+ है रिएक्टिंग स्पेसिस, वो प्राइमरी वो अमाइन के N के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन दिखाता है। उसकी जैसे ही N पे प्लस आएगा तो H+ भाग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल करने के लिए यहाँ टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, और टॉटोमेरिज्म के बाद जो H यहाँ से हमने निकाला था वो वापस फिर इस पर अटैक करेगा, और ये क्या कर देगा, वाटर को, फाइनली क्या होना है, वाटर रिमूव होना है।
इसके अटैक होने से क्या निकलना है, वाटर, क्योंकि ये किससे आ रहा है, HNO2 से। HNO2 से क्या रिलीज हो रहा है, HNO2 से एसिड के प्रेजेंस में क्या रिलीज हो रहा है, NO2, और NO2 का फाइनली काम होता है वाटर को निकालना, यानी कि एक तरीके से क्या कहलाएगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को निकाल के बाहर फेंकता है। वो अलग बात है, अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, पहले ये जुड़ा, फिर H+ निकला, H+ निकल के फिर टोटो हुई, फिर वापस H+ जुड़ गया, और H+ निकला था वापस फिर जुड़ गया, तो इसका मतलब वो तो बराबर होगी बात। फाइनली अब आके वाटर निकला है, तो फाइनली क्या करेगा, ये वाटर को लीव करा के क्या बना देता है, डायजोनियम आयन। देखिए टिल्डेंस रिएजेंट के बारे में मैंने बताया था कि आप NaCl भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे NaCl को डालोगे एसिड की प्रेजेंस में, या हीट कर दो, या तो H डाल दो एसिड, वो H+ क्या करेगा, इसके Cl- को खींच लेगा, या आप हीट कर दो, तो क्या होगा, यहाँ से Cl- निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, Na+, और ये रिएक्टिंग स्पेसिस होता है किसमें, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में। तो देखिए पहले मैकेनिज्म का पहला स्टेप तो हमने देख लिया, कैसे रिएक्टिंग स्पेसिस जनरेट हुआ वो बात देख ली। अब इसमें अब ये रिएक्शन करना शुरू करेगा, तो ये कैसे इस पर अटैक करा, प्राइमरी माइन पर, अटैक करके इसने फाइनली क्या करा, वाटर निकाल दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर दिया, और क्या बना दिया, डायजोनियम आयन। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप देखिए। सेकेंड स्टेप में क्या है, ये जो डायजोनियम आयन है ये क्या है, एलिफेटिक है, और एलिफेटिक है तो ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होगा तो ये इस फॉर्म में नहीं रुकेगा, तो क्या होगा, तुरंत यहां से जो लिविंग ग्रुप है, एक नाइट्रोजन गैस क्या है, देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता दिखाई दे रहा है, तो तुरंत यहां से नाइट्रोजन निकल कर भाग जाएगी। क्यों, नाइट्रोजन वैसे भी एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, और गुड लिविंग ग्रुप जहां भी आपको दिखाई दे तुरंत निकाल दिया करो, जैसे O2 है, CO2 है, N2 है, ठीक है, वाटर है, ये क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहां से तुरंत नाइट्रोजन गैस भाग जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल कर भागेगी तो क्या रह जाएगा, R रह जाएगा और प्लस रह जाएगा, तो R+, तो क्या जनरेट हो जाएंगे, कार्बोकैटायन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो यहां से लिविंग जो और ये अनस्टेबल है, और दूसरी बात नाइट्रोजन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तुरंत निकल के भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन कैटायन। अब इस पे क्या करेंगे, हम वाटर के रिएक्शन कराएं, वैसे आपको कराने की जरूरत नहीं, वाटर सराउंडिंग में इसको मिल ही जाएगा। तो क्या होगा, तो इस तुरंत क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करके क्या करेगा, OH रिलीज कर देगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक, तो जनरली यही मेजर ग्रुप होता है। ये मेजर ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें एडिशनल डालने पड़ेंगे, ये वाटर तो हमें सराउंडिंग में मिल जाएगा, और सराउंडिंग में मिल जाएगा तो अगर कोई एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो सीधा आके कहां रुकेगा, एल्कोहल में। इसीलिए कहते हैं कि जो HNO2 है, HNO2 प्राइमरी अमाइन को सीधा किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में बनाएगा। तो पहले डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट वो अनस्टेबल होगा तो वो कन्वर्ट होगा कार्बन कैटायन में, और फिर सराउंडिंग से वाटर मिलके क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो कुल मिला के ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्राइमरी अमाइन को, एलिफेटिक अमाइन को, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को HNO2 किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेस्पेक्टिव एल्कोहल में। रेस्पेक्टिव एल्कोहल या कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन का, जितने कार्बन की प्राइमरी अमाइन थी उतने कार्बन का एल्कोहल, मतलब NH2 ग्रुप को हटा के क्या लगा देता है, फाइनली OH। अगर हमने कोई Cl आयंस रिलीज कर दिया तो ये कार्बन कैटायन से क्या होगा, ये कार्बन कैटायन इसमें जनरेट हो ही रहा था, उस कार्बन कैटायन पर अगर हमने Cl- रिलीज कर दिया, कोई भी ऐसा रीजन डाल दिया जहां से Cl- न्यूक्लियोफाइल हमें मिल रहा है, तो वो इस पर जाकर अटैक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। H+ इसमें से निकाल दें, ठीक है, H+ निकाल दें मतलब कोई ऑक्सीडाइज, कोई इसमें क्या डाल दें, इसमें क्या डाल दें, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो इसमें क्या डाल दें, H, अगर कोई इसमें से H+ निकाल देगा तो क्या बन जाएगी, एल्कीन, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस होगा उससे अगले कार्बन पे से H+ निकलेगा, तो माइनस+ क्या बना देंगे, बॉन्ड, और क्या बन जाएगी, एल्कीन। या कोई जैसे ONO- डाल दिया तो क्या बन जाएगा, RONO बन जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई से भी सब्सटेंस हमें नहीं मिलता तो इसका मतलब ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि ये हमें किससे मिल सकता है, सराउंडिंग यानी कि एयर से भी मिल सकता है। नेक्स्ट, अब देखिए मैकेनिज्म एरोमेटिक अमाइन में, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन या बोल सकते हैं इसे एनिलीन। सेम कहानी, जो रिएक्टिंग स्पेसिस है वो कौन है, NO+, और ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, ये अपने लोन पे इसको डोनेट कर देगा, ये लोन पे डोनेट कर सकता है तो लुईस बेस, और ये एक्सेप्ट कर सकता है तो लुईस एसिड। तो फिलहाल जो रिएक्शन हो रही वो लुईस एसिड लुईस बेस वाली रिएक्शन हो रही है, तो ये अपने लोन पे डोनेट करके इसको क्या बना देगा, N, और इस N और इस N के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और प्लस आ जाएगा इस पर, ठीक है। अब जैसी N पे क्या हो गया प्लस, तो यहां से H+ निकल जाएगा, H+ निकलेगा तो ये आराम से न्यूट्रल रह जाएगा, क्या रह जाएगा, NH और N डबल बॉन्ड O, ठीक। अब यहां से क्या होगी, टॉटोमेरिज्म, ये अल्फा H है, ये एसिडिक H है, H निकल गया यहाँ, डबल बॉन्ड इधर, तो क्या हो गई, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म आ जाएगी।
अब उसके बाद क्या करता है, जो H निकला था वो H फिर इस पर अटैक करता है और क्या बना देगा, OH2 प्लस। और जैसे ही OH2 प्लस बना तो वाटर क्या है, एक वाटर लिविंग ग्रुप, तुरंत यहां से वाटर निकलेगा और प्लस आ जाएगा इस एन पे। तो वाटर फाइनली क्या निकलना है, वाटर। तो वाटर निकल के क्या हो जाएगा, इस एन पे क्या आएगा, प्लस। ये प्लस इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो क्या बना जाएगा, यहाँ लोन पे डॉट करके ट्रिपल बॉन्ड और प्लस इस पर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक क्या बन गया है, डायजोनियम सॉल्ट। मगर ये कैसा है, एरोमेटिक। ये डायजोनियम सॉल्ट नहीं, डायजोनियम आयन। सॉल्ट तो जब होगा जब इस पर नेगेटिव पार्ट आके कोई चिपक जाएगा। तो ये डायजोनियम आयन हो गया और ये एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट है और ये थोड़ा स्टेबल होता है। ये अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर जाता है, स्टेबल यानी कि एग्जिस्ट कर जाता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर लिया तो फिर ये भी ब्रेक हो जाएगा, इसमें से भी नाइट्रोजन भाग जाएगी और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। चलिए खैर, तो फिलहाल ये क्या है, ये बेंजीन पे N2 प्लस लग गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैटायन बन गया। किसका, डायजोनियम सॉल्ट का ये कैटायन पार्ट हो गया और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एनायन पार्ट। तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट। और कैसा, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट। और ये अप टू क्या होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है। अब देखिए, आगे पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये कह रहा है, वाई एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल but a benzene diazonium salt are stable in 0 degree centigrade या in 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये कह रहा है जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है वो तो अनस्टेबल होता है और बेंजीन डायजोनियम जो सॉल्ट है वो स्टेबल होता है अप टू 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऐसा क्यों, तो सुनिए, ये हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन लग रही है, ये गुड लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है, ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। अब जैसे अगर टेम्परेचर ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक एग्जिस्ट करता है, मगर 5 से जैसे ज़्यादा हमने टेम्परेचर करा, जैसे टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो तुरंत क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप निकल कर भाग जाएगा। तो वैसे निकलने के लिए तैयार बैठा है। तो अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से जरा सा भी अधिक कर दिया तो तुरंत क्या होगा, नाइट्रोजन ये गुड लिविंग ग्रुप निकल कर भाग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। क्लियर। देखिए कार्बन कैटायन बहुत अनस्टेबल होता है, मगर फिर भी क्या होगा, इससे भी कहीं ज्यादा अनस्टेबल लिया था। तो ये लिविंग ग्रुप इस बात को नहीं सोचेगा, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इस बात से सोचेगा ये अच्छा बनेगा क्या बेकार बनेगा, ये तो खुद अपने आप में स्टेबल निकल कर भाग जाएगा। तो ये कार्बन कैटायन क्या है, ये कार्बन कैटायन जो बन रहा है वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल, ये भी हाईली अनस्टेबल है, फिर भी ये बन रहा है, मतलब ये समझ लो कितना अनस्टेबल है। चलिए, अब ये स्टेबल क्यों है एज कंपेरिजन टू एलिफेटिक। अगर हम बात करें इस पे ओवरऑल क्या है, प्लस चार्ज, ओवरऑल इस पे क्या है, प्लस। इस पे बेंजीन पे देखें तो बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डीलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो बेंजीन खुद कैसे काम करती है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कह सकते हैं इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन या कहें 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉनों के एक्सिस होने का मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पोलैरिटी होगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये कह सकते हैं नेगेटिव पोलैरिटी की तरह काम करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। वो अट्रैक्शन फोर्स इसको क्या करा देगी, थोड़ा स्टेबल करा देगी। आगे बात समझ में नहीं। इस पे ओवरऑल प्लस चार्ज है। इस बेंजीन के पास क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते रहते हैं, डीलोकलाइज करते रहते हैं। मतलब ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल है, या कह सकते हैं ये नेगेटिव पोलैरिटी है। ये नेगेटिव पोलैरिटी की, नेगेटिव चार्ज पोलैरिटी की तरह काम करेगा। और नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी को क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट कर लेगी। और अट्रैक्ट, जहां भी अट्रैक्शन फोर्स होगा वहां स्टेबिलिटी थोड़ी जनरेट हो जाती है। तो इट विल बी एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो नेगेटिव पोलैरिटी है ये पॉजिटिव पोलैरिटी पे क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो इट विल एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन विच मेक इट स्टेबल अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ये इसको स्टेबल बना देगा कहाँ तक, अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये क्या रहेगा, स्टेबल। और जैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कर दिया तो ये लिविंग, जो गुड लिविंग ग्रुप है, तुरंत निकल कर भाग जाएगा नाइट्रोजन और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। इस केस में देखिए, इस केस में ये जो R है इसके पास कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी नहीं है, बल्कि उल्टी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बल्कि उल्टे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अगर हम देखें इसमें तो इसके ये सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसके पास कोई एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होंगे, एक तरीके से ये तो उल्टा प्लस चार्ज दिखाते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने ऊपर प्लस चार्ज लाते हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखूं तो ये प्लस आई दिखाएगा, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, तो इधर
इधर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने ऊपर क्या ला रहा होगा, प्लस, और ये प्लस प्लस उल्टा आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पोल होगा और वो भी पॉजिटिव है। तो आगे बात समझ में, तो ये कैसे काम करेगा, इस पे कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, एक पॉजिटिव पोल की तरह काम करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये क्या कर देंगे इसको, अनस्टेबल। तो इस केस में ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या होगा, स्टेबल नहीं होता, ये तुरंत इसमें जो वेट गुड लिविंग ग्रुप था वो नाइट्रोजन गैस निकल कर भाग जाएगी और क्या बनेगा, कार्बन कैटायन, ये इसी फॉर्म में जाके एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इट विल अनस्टेबल टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, ये कह सकते हैं रिपल्शन फोर्स विथ ऑन पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे क्या करता है, उल्टा अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन करेगा, या ऐसे कह लो ये अट्रैक्शन कर रहा है और ये मान लो कुछ भी नहीं कर रहा, तो भी क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल। अभी तो हमने रिएक्शन देखी जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन देख रहे थे, और प्राइमरी अमाइन में अगर क्या होगा, प्राइमरी अमाइन में हमने क्या कराया था, डायजोनियम, हमने क्या कराया था, NaNO2 HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी, तो उससे क्या बना था, डायजोनियम सॉल्ट। अगर वो एलिफेटिक था तो सीधा कहाँ जाकर रुकेगा, एल्कोहल में। और अगर क्या हो जाए, अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट हो, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो, तो उस केस में क्या बन जाता था, वो डायजोनियम सॉल्ट पर रुक जाता था अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो उस केस में भी क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन में डिफरेंस क्या है, अगर पहचान करनी है तो अमाइन का जो एन है वो अनोदर 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो वो 2 डिग्री अमाइन कहलाएगी सेकेंडरी अमाइन। दोनों में अंतर क्या है, प्राइमरी अमाइन पे एन पे 2 एसिडिक एच थे और इसमें सेकेंडरी अमाइन पे एन पे केवल एक ही एसिडिक एच है। अब जब हमने इसमें NaNO2 प्लस HCl डाला तो मैंने आपको फाइनली बताया, फाइनली ये करता क्या है, फाइनली ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालता है, कुल मिला के क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, एक तो देखिए NaNO2 प्लस HCl ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, HNO2, तो आप सीधा वही लेके चलो HNO2 एसिड प्रेजेंस में। HNO2 का काम होता है फाइनली वाटर निकालना, मगर वाटर जब ही निकालेगा जब इसे जो दूसरा जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उससे कम एक H मिले, बाकी तो अपने यहाँ से दे देगा, तो यहाँ से H और HNO2 से क्या निकल जाएगा, OH, तो वो वाटर निकल जाएगा और क्या बचेगा, NO। तो कुल मिला के यहाँ से रिएक्टिंग स्पेसिस कौन जनरेट होता है, NO होता है। वो NO क्या करेगा, इस पे अटैक कर जाता है। तो यहाँ से एक तरीके से समझो, इससे क्या यहाँ से क्या जनरेट होता है, NO प्लस, ये NO प्लस इस पे अटैक करेगा और H प्लस को निकालेगा। फाइनली यही तो रिएक्शन थी, NO प्लस इससे जनरेट होता है NO प्लस, वो NO प्लस इस पे अटैक करता है और यहाँ से H प्लस को निकालता है, तो NO प्लस जाएगा H प्लस निकलेगा। तो इसलिए एक क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो इसमें क्या होगा, ये H प्लस निकल जाएगा और यहाँ से जो NO प्लस जनरेट हुआ था वो इस पर आके जुड़ जाएगा। देखिए तो H निकल गया और NO प्लस आके जुड़ गया। क्लियर होगी बात। इसमें डायजोनियम सॉल्ट नहीं बना। डायजोनियम सॉल्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके पास 2 एसिडिक H नहीं थे। अगर 2 एसिडिक H होते तो क्या बन जाता, डायजोनियम सॉल्ट बन जाता। तो देखिए मैकेनिज्म समझ लो, ये हमारे पास क्या था, ये NO प्लस इस पर अटैक करेगा तो लुईस एसिड और ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, ये अपना लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बना देगा। जैसे ही लोन पे डोनेट करेगा तो प्लस आ जाएगा N पे, और जैसे N पे प्लस आ गया तो यहाँ से H प्लस भागता था, H प्लस भाग के क्या बन जाएगा, ये H प्लस निकल जाएगा न्यूट्रल, H प्लस निकल गया, ये हो गया जी फॉर्म। अब इसमें आगे क्या होती थी, टोटो होती थी। टोटो अगर हो जाएगी तो डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, मगर इसमें टोटो नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके पास एक ही H था, वो पहले स्टेप में निकल गया। अब दूसरे स्टेप के लिए दूसरा H चाहिए था टोटो के लिए, अब टोटो के लिए H नहीं बचा इस पे, जो H निकल के यहाँ जाता तो डबल बॉन्ड यहाँ जाता, जिससे डायजोनियम सॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाता। जैसे ही N डबल बॉन्ड N होता तो डायजोनियम सॉल्ट समझ लो बन गया। तो इसमें क्या है, इसके पास अब एसिडिक H नहीं बचा, तो इसमें 2 H चाहिए होते हैं। एक तो H पहला जब NO प्लस अटैक करता है तो उसके बाद H प्लस निकालने के लिए, और उसके बाद फिर टोटोमेरिज्म कराने के लिए एक एसिडिक H चाहिए। अब वो एसिडिक H इसमें रहा नहीं तो टोटोमेरिज्म होगी नहीं, टोटोमेरिज्म नहीं होगी तो आगे स्टेप नहीं चलेगा, और आगे प्रोसेस नहीं चलेगा तो रिएक्शन बस यहीं रुक जाएगी, तो सिर्फ NO लग जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या है, कोई भी इसके पास कोई अल्फा H नहीं था, मतलब कोई एसिडिक H नहीं था जिससे टोटो हो जाए। आगे बात समझ में आ गई। सेकंड अगर बात कर लूँ अब इसकी टर्सरी की, तो टर्सरी में NO प्लस इस पे जुड़ेगा, जुड़ के क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल, क्योंकि N पे क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ से तुरंत H प्लस निकलेगा, और टर्सरी के केस में इस पे H होगा नहीं, तो टर्सरी में कोई भी रिएक्शन होगी नहीं। तो प्राइमरी में हो गई डायजोनियम सॉल्ट बना, सेकेंडरी में हो गई NO लग गया सिर्फ, ठीक है, H प्लस निकला और NO जुड़ गया, और टर्सरी में रिएक्शन कराऊंगा तो वो होगी नहीं। देखिए कैसे,
यहाँ बात करें, फिलहाल इसकी बात करें, ये हमारे पास कौन सी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, एन दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एक इधर से एक इधर से, ये क्या है सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के केस में सिर्फ एक ही एसिडिक एच होगा, तो सिर्फ बस NO प्लस आएगा और H प्लस जाएगा। उसके बाद NO प्लस जुड़ने के बाद अब टोटो नहीं होगी इसमें, क्योंकि अगर इस पर एसिडिक एच होता तो टोटो होके क्या बन जाता है, डाइजेनियम सॉल्ट। तो यहाँ देखिए NO प्लस NO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 5 क्यों दिया, क्योंकि ये एरोमेटिक है, 5 तक एग्जिस्ट कर सकता है, 5 से ऊपर टेम्परेचर दिया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ से क्या जनरेट होगा, NO प्लस, वो NO प्लस इस पर जाकर जुड़ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। तो इस N पे इस N से H प्लस निकलेगा और NO प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से NO प्लस इस पर आएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए क्या होता है, ये एक येलो कलर का ऑयल होता है, ये NO, जब ये इस टाइप से यहाँ ग्रुप, तो ये क्या है, जैसे सरसों का तेल होता है ना, उस तरीके का, ये उसी टाइप का एग्जाम्पल, येलो ऑयल। रिएक्शन ऑफ टर्सरी अमाइन विद NaNO2 HCl। NaNO2 की जगह क्या क्या लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, NaNO2 HCl लिख सकते हैं, NaNO2 H2SO4 लिख सकते हैं, HNO2 एसिड लिख सकते हैं, या NOCl एसिड के प्रेजेंस में लिख सकते हैं। ये टर्सरी अमाइन है। जब इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl से कराऊंगा तो यहाँ से NO प्लस जनरेट होगा, वो NO प्लस इस पर अटैक करेगा, तो जब इस NO प्लस यहाँ आएगा तो यहाँ से एक H प्लस निकलना चाहिए, और H प्लस इस पर है नहीं, ठीक है। R प्लस निकलेगा नहीं क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो H प्लस निकलने के लिए इस पर है ही नहीं, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। देखिए जैसे ये क्या होगा, NO प्लस एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ये लुईस बेस की तरह, ये अपने लोन पर डिवाइड करके क्या बना देगा, बॉन्ड, और ये प्लस किस पे आ जाएगा, N पे, और N पे जैसे प्लस हो गया तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 4, और ये हाईली अनस्टेबल है। तो हाईली अनस्टेबल है क्योंकि N क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस पे प्लस आ जाए तो हाईली अनस्टेबल है, तो तुरंत क्या करेगा, एक प्लस को अपने पास से निकालना भागेगा। सीधी सी बात है, जब कोई प्लस आया तो एक प्लस को निकालेगा, जिससे क्या हो जाए, स्टेबिलिटी वापस मेंटेन रहे। अब इसमें क्या है, H प्लस, R प्लस तो जल्दी से भागेंगे, ये तो बॉन्ड तो क्या होगा, वीक, H प्लस निकल के भाग सकता था, H इसके पास है नहीं, कोई एसिडिक H इसके पास है नहीं, और एसिडिक H है नहीं, तो ये यही फॉर्म रहेगी, और ये फॉर्म क्या है, अनस्टेबल, तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, बैक। तो ये जब इस आगे प्रोसेस चलेगा नहीं, अगला वाला कह देगा कि नहीं भाई इधर मत आना, तो ये क्या हो जाएगा, वापस घर पहुंच जाएगा अपने, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैक। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैक। तो ये कहने का मतलब है नो रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, तो टर्सरी अमाइन में रिएक्शन नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास NaNO2 प्लस HCl है, मेजर प्रोडक्ट बनाना, तो मेजर प्रोडक्ट, तो पहली बात तो देखिए ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है तो डाइजेनियम सॉल्ट तक जाएगी, ठीक है, और मगर ये कैसी एलिफेटिक है, तो इसमें डाइजेनियम सॉल्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइजेनियम सॉल्ट अनस्टेबल होगा, तो तुरंत क्या होगा, ये कार्बन कैटायन बना देगा। अब वो कार्बन कैटायन रीअरेंज करते हुए चलेगा, मैंने आपको बताया NaNO2 HCl क्या करता है, अगर प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है तो उसमें डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, मगर डाइजेनियम सॉल्ट एलिफेटिक केस में अनस्टेबल होता है, तो सीधा कहां चला जाएगा, अल्कोहल पे, वाटर, सराउंडिंग वाटर क्या करेगा, इसको OHN रिलीज कर देगा, तो NH2 हटक के क्या लग जाएगा, OH, मगर OH यहां आएगा नहीं, इसके निकलने से पहले कार्बन कैटायन बनता है, कार्बन कैटायन, और जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बन कैटायन बने तो वो अपने आप को क्या करता है, पहले रीअरेंज करके मोर स्टेबल, तो ये 1 डिग्री कार्बन कैटायन बनेगा, यहां चला जाएगा तो 2 डिग्री, और यहां चला जाएगा तो 3 डिग्री, तो पहले कार्बन कैटायन यहां से यहां से यहां, उसके बाद लगेगा OH माइनस। तो देखिए कुल मिला के क्या होना है, इसमें अगर हम फाइनली बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, जब NaNO2 की रिएक्शन होगी तो डाइजेनियम सॉल्ट, वाटर निकल के क्या बन जाएगा, डाइजेनियम सॉल्ट, फिर नाइट्रोजन गैस निकल के क्या बन जाएगी, क्योंकि जो डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा वो एलिफेटिक बनेगा, वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो वहां से लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, और लिविंग ग्रुप भाग जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। क्लियर होगी बात। जब इससे रिएक्शन कराई होगी तो NO प्लस इस पर अटैक करेगा, तो पहले क्या बन जाएगा, वो डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, डाइजेनियम वाटर निकल के क्या बन जाएगा, डाइजेनियम सॉल्ट, मगर डाइजेनियम सॉल्ट ये एलिफेटिक है तो वो अनस्टेबल होगा, तो वहां से लिविंग ग्रुप भी भाग जाएगा, N2 जो गुड लिविंग ग्रुप था, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बन कैटायन 1 डिग्री, तो यहाँ पे इस पे से H इधर पहुंचाओ तो ये प्लस यहाँ जाएगा, कैसा बन जाएगा, अब ये 2 डिग्री कार्बन कैटायन, ये हो जाएगा CH3C, और ये CH, और ये CH3 प्लस यहाँ आ गया होगा। आगे बात समझ में। अब ये कैसा हो गया, 2 डिग्री, पहले से ज्यादा स्टेबल है, मगर ये कार्बन कैटायन अगर यहाँ पहुंच जाए तो 3 डिग्री और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेप भी होगा क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल ये, और ये अगला स्टेप भी होगा, ये H इस पर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, आपके 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर हो गई बात, ये जी, तो ये स्टेप, और अब ये मोर स्टेबल कार्बन कैटायन हो गया, अब इस पे क्या आ जाएगा, वाटर से OH माइनस आके चिपक जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो फाइनली मेजर प्रोडक्ट तो अल्कोहल बनना है,
और अल्कोहल भी क्या होगा, मगर जो ये जहाँ से NH2 है ये निकलती है माइनस, ये बनाएगी कार्बन कैटायन। अब तो ऐसे समझो कि NH2 माइनस निकल जाता है, ये माइनस निकलेगा, बनेगा कार्बन कैटायन। कार्बन कैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करके मोर स्टेबल, और जब मोर स्टेबल हो जाएगा उसके बाद क्या लग जाएगा आके OH माइनस, और फाइनली क्या बन जाएंगे अल्कोहल। तो देखिए इन सेकेंडरी अमाइन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाई NO+। तो सेकेंडरी अमाइन में तो क्या था, H प्लस NO+ गया था और H प्लस निकल गया था, उसके आगे टोटोमेरिज्म नहीं हो पा रही थी क्योंकि अल्फा-H खत्म हो गए थे। अगर प्राइमरी अमाइन होती तो NO+ जाके जुड़ेगा, H प्लस निकलेगा, और जब NO लग जाएगा तो उसके बाद अभी एक अल्फा-H और बचा तो टोटोमेरिज्म हो जाएगी। टोटोमेरिज्म होके फिर क्या है वो वाटर निकल जाता था, डाइजेनम सॉल्ट बनता था। मगर सेकेंड अमाइन में सिर्फ क्या होगा, NO+ जाएगा और H प्लस रिप्लेस हो जाएगा और उसके आगे रिएक्शन नहीं चलेगी क्योंकि टोटोमेरिज्म नहीं होता था। तो इन सेकेंडरी अमाइन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाई NO+ ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा NO+ से। दूसरा, रिएक्शन ऑफ टर्सरी अमाइन विद NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl जनरली डज नॉट टेक प्लेस। इस केस में रिएक्शन होगी नहीं, क्यों? क्योंकि जब NO+ जाएगा तो NO+ को आने के लिए रिप्लेस करने के लिए H+ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। जो टर्सरी अमाइन का जो N है उस पर एसिडिक H नहीं बचा, उस पर कोई भी H नहीं है, तो इस केस में NO+ को अटैक करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, H+ को रिप्लेस करना चाहिए, और H+ रिप्लेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है और कैसी है, एलिफेटिक है, तो डाइजेनम सॉल्ट में तो रुकेगी नहीं, सीधा क्या बन जाएगा, कार्बन कैटायन। तो अब तो मैकेनिज्म अब तो आप समझ जाइए क्या होगा, Na-NO2 की रिएक्शन करा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये क्या है, प्राइमरी अमाइन है और कैसी एलिफेटिक है, तो क्या होगा, सीधा अल्कोहल में जाकर रुकेगी, डाइजेनम सॉल्ट पर नहीं रुकेगी। तो ये NH2 ये निकलेगा, ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और यहाँ जब कार्बोकैटायन बनेगा ये NH2 माइनस निकल जाएगा, ये कार्बन कैटायन बनेगा, और कार्बन कैटायन यहाँ से ये 1 डिग्री कार्बन कैटायन यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और यहाँ से आगे पहुँचेगा तो 3 डिग्री। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इस पे से एक H माइनस निकाल के इधर, तो ये प्लस यहाँ इस पे पहुँचाने के लिए, अब यहाँ पे इस पे H तो है नहीं तो अब CH3 शिफ्ट करेंगे, CH3 इधर और प्लस इस पे, तो यहाँ लग जाए ये वाला CH3 पहुँच जाएगा यहाँ, और इस पे आ जाएगा कैटायन, और इस कैटायन पे लग जाएगा OH। तो देखिए इस ये वाला CH3 पहुँच गया होगा वहाँ और इस पे लग गया होगा, ये कैटायन पे लग जाएगा OH। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी अमाइन है एलिफेटिक, NaNO2 डाला है तो क्या होगा, ये कार्बन कैटायन पे जाकर रुकेगा, डाइजेनम सॉल्ट पे रुकेगा नहीं क्योंकि एलिफेटिक है, तो ये NH2 माइनस निकलेगा, ये बना होगा कार्बन कैटायन। ये कार्बन कैटायन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि मोर स्टेबल हो जाएगा, तो अपने आप को रीअरेंज करेगा। अब जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इस पे से एक नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलने के लिए सबसे पहले नेगेटिव निकल के कौन भागते हैं, H इस पे कोई है नहीं, तो फिर क्या भागेगा, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में भी वो भागता है जिस पे अल्फा-H कम होते हैं, मगर फिलहाल तो ये तीनों सेम है, तो ये क्या करेंगे, इस CH2 को यहाँ पहुँचा देंगे और यहाँ बन जाएगा कैटायन, और जहाँ कैटायन बनेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ठीक है, तो ये वाला CH3, ये जो CH3 कहाँ पहुँच गया होगा, इस पे पहुँच गया होगा, तो ये जो CH3 है यहाँ एक CH3 आ गया होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट ये देखिए ये भी एलिफेटिक है, तो ये जब NH2 माइनस निकल गया होगा तो एक कार्बन कैटायन जनरेट हुआ होगा। ये कार्बन अब क्या है, साइकिल से जस्ट अगले कार्बन पे प्लस है, और साइकिल से जब भी जस्ट अगले कार्बन पे कार्बन कैटायन होता है तो वो क्या कर लेता है, रिंग एक्सपेंड। रिंग एक्सपेंड कब होती है, दो कंडीशन बता रखी थी, एक तो रिंग के जस्ट अगले कार्बन पे प्लस हो, और दूसरी बात रिंग एक्सपेंड होना चाह रही हो। तो ये 5 मेंबर रिंग है, ये तो एक्सपेंड होना चाहेगी क्योंकि 6 मेंबर रिंग इससे ज्यादा स्टेबल होती है, तो तुरंत क्या होगी, रिंग एक्सपेंड होकर क्या हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, और 6 मेंबर रिंग के किसी भी कार्बन पे प्लस होगा, कोई से पे भी हो सकता है, कोई तो इसलिए कोई से पे भी क्या लगा सकते हैं आप, OH। यहाँ देखिए ये NH2 निकलेगा तो ये बनेगा कैटायन। अब ये कैटायन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा क्योंकि 1 डिग्री से जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो 1 डिग्री से क्या हो गया होगा, 2 डिग्री, और 1 डिग्री से स्टिल होगा 2 डिग्री, तो ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब ये जैसे इस पे पहुँचेगा तो ये अब क्या है, रिंग के जस्ट अगले पे, और रिंग से जस्ट अगले पे है तो पहले क्या हो जाएगी, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, और रिंग एक्सपेंड ये कार्बन रिंग में चला जाएगा, और ये 5 मेंबर से कितने की हो जाएगी, 6 मेंबर की हो जाएगी, और 6 मेंबर रिंग पे एक क्या लगा होगा, CH3, और जिस कार्बन पे CH3 लगा होगा उसी पे जाके OH लगेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है, और जिस कार्बन पे मिथाइल लगी होगी वो कार्बन कैसा होगा, 3 डिग्री, तो अल्टीमेटली कार्बन कैटायन घूम फिर के यहीं आ जाएगा 3 डिग्री पर, और 3 डिग्री वाले पे क्या लग जाएगा, OH। तो एक तो रिंग एक्सपेंड हो गई, ये वाला कार्बन तो चला गया रिंग में, कितनी हो गई, 6 मेंबर रिंग, और इस 6 मेंबर रिंग पे एक पे क्या लगा होगा, ये कार्बन कोई CH3, और जिस कार्बन पे CH3 लगा होगा उसी पे फाइनली कार्बन कैटायन आया होगा, उसी पे OH लग जाएगा। यहाँ देखिए ये सेकेंडरी है,
और सेकेंडरी है तो इसमें कार्बन कैटायन नहीं होगा, इसमें तो सेकेंडरी में तो सिर्फ क्या होता है, NO+ आएगा और H+ जाएगा, बस बात खत्म। आगे बात समझ में नहीं? तो इसमें क्या होगा, कार्बन कैटायन किस में केस में बनते हैं, जहां डाइजोनियम सोल्ट बने। डाइजोनियम सोल्ट कहां बनता है, जहां पे प्राइमरी अमाइन हो, मतलब N पे 2 एसिडिक H हो, क्योंकि पहले NO+ जाके लगेगा और उसके बाद टोटो हो जाए तब जाके क्या होता है, डाइजोनियम सोल्ट बनता है। तो ये सेकेंडरी अमाइन है, केवल एक एसिडिक H है, तो बस क्या होगा, इससे रिलीज होगा NO+ आएगा और H+ जाएगा। तो सिर्फ N क्या लगा देंगे, इस N पे क्या लगा देंगे, एक NO+। ये प्रोडक्ट देखिए थोड़ा सा गड़बड़ बना रखा है, बस आपको क्या करना है, इस H को हटा के इस पे क्या जोड़ दोगे, N+O। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसको कर लोगे, ये कैसे रिंग एक्सपेंड कर रही है, ये इस केस में कैसे रिंग एक्सपेंड हो रही है, मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। चलिए देखिए, ये निकला होगा NH2-, तो ये बन गया होगा कार्बोकैटायन। ये कार्बन कैटायन यहां से यहां आएगा, तो यहां से क्या करेंगे, H- को शिफ्ट करा देंगे और ये प्लस आ जाएगा इस पे, तो H- शिफ्ट हो गया, तो H- यहां और प्लस आ जाएगा इस पे। अब जैसे रिंग के जस्ट अगले कार्बन पे है तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये कार्बन कैटायन इस पे आएगा तो 3 डिग्री, मगर 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल पहले क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंड। तो इसमें कार्बन माइनस निकलता था, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर माइनस उधर प्लस, और ये कार्बन माइनस इस पे जाके जुड़ जाता था और इस पे आ जाएगा प्लस, मतलब ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। तो ये 6 मेंबर रिंग हो जाती है और कहीं पे क्या होगा, प्लस। जहां इस पे आएगा हो प्लस इस कार्बन पे, और जिस पे प्लस आएगा उससे अगले कार्बन पे, देखिए जिस पे प्लस है उससे अगला कार्बन ये, और उससे उस कार्बन पे क्या लगी है, CH3। तो जिस कार्बन पे प्लस है उससे अगले कार्बन पे क्या होगी, CH3। तो जिस कार्बन पे प्लस है उससे अगले कार्बन पे क्या होगी, CH3। ये हो गई एक तरीके से पूरी बिल्कुल सही कर ली मैंने। 6 देखो, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन, और जिस कार्बन पे प्लस है उससे अगले पे क्या है, CH3। मगर अभी जो कार्बन कैटायन है वो कैसा है, 2 डिग्री है, और ये कार्बन कैटायन यहां शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, मगर इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, और 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा। तो यहां से एक H, अब इस पे एक H होगा देखो, तो वो H पहुंच जाएगा, H निकल के पहुंच जाएगा वहां और प्लस आ जाएगा इस पे। तो अल्टीमेटली जहां कार्बन कैटायन बनेगा वो वहीं क्या लग जाएगा, OH। और वही बात मैंने बताई थी कि एक तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, और ये कार्बन तो चला जाएगा रिंग में, कितनी हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग, और बचेगा एक कार्बन। तो ये कार्बन जिस 6 मेंबर रिंग पे जहां लग रहा होगा वही कार्बन सबसे ज्यादा डिग्री का होगा, तो उसी पे कार्बन कैटायन, फाइनल कार्बन कैटायन वहीं आकर रुकेगा, और जहां कार्बन कैटायन आकर रुकेगा फाइनल, वहीं क्या लगेगी, OH। और कार्बन कैटायन कहां आकर रुका होगा फाइनली, जहां ये CH3 लगा होगा, क्यों, क्योंकि वही कार्बन 3 डिग्री होगा, बाकी सब 2 डिग्री होंगे। देखिए, जैसे आपने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह क्या था, उसी तरह का ये रीअरेंजमेंट है। ये क्या है, ये है डेजामेनोन रीअरेंजमेंट। ये बिल्कुल उसी तरह है, लाइक ए पिनाकोलोन। क्या था पिनाकोलोन में, तो क्या थे, ग्लाइकोल था, मतलब 2 एडजेक्शन कार्बन पे क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होने चाहिए। उस केस में हो रहा था, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, एसिड की प्रेजेंस में। इसमें क्या है, 2 एडजेक्शन कार्बन पे, एक पे OH और एक पे NH2। यहां बस OH की जगह क्या ले लिया, उस पिनाकोल के केस में दोनों तरफ क्या था, दोनों तरफ OH था, इसमें एक OH है एक NH2 है। और वो पिनाकोल किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, एसिड की प्रेजेंस में। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या लिख सकते हैं HNO2 एसिड की प्रेजेंस में। ये क्या करेंगे, ये अभी आपने देखा, अगर क्या है, कोई प्राइमरी अमाइन हो और एलिफेटिक हो, प्राइमरी अमाइन हो और एलिफेटिक हो, तो सीधा क्या कर देते हैं, कार्बन कैटायन बना देते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अमाइन है तो डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, मगर ये एलिफेटिक है तो डाइजोनियम सोल्ट अनस्टेबल होगा, तो वहां से हाथों हाथ क्या होगी, लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन भाग जाता है, और नाइट्रोजन भाग के क्या बना देता है, कार्बन कैटायन। तो फाइनली कार्बन कैटायन बन जाएगा इस साइड में। और इसमें तो उसमें चेक करना पड़ता था कि OH किस साइड से निकले, OH उस साइड से निकलता था जिस साइड में स्टेबल कार्बन कैटायन जनरेट होता था, वहां से OH निकलता था, और दूसरी साइड में फिर क्या बन जाता था, कीटोन। इसमें क्या होगा, जिधर NH2 लगा उधर ही कार्बन कैटायन बनेगा, क्योंकि ये NH2 को ही पकड़ेगा, OH को नहीं पकड़ेगा। तो NH2 निकल के यहां बनेगा कार्बन कैटायन। अब ये कार्बन कैटायन क्या होता था, इधर शिफ्ट, क्यों, क्योंकि जैसे इस कार्बन पे प्लस आएगा तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पास वाले एटम पे लोन पेयर है, देखिए ऑक्सीजन पे। तो ये कार्बन कैटायन यहां शिफ्ट होता था, और यहां शिफ्ट होने के लिए इस पे से कोई ग्रुप निकल के उधर पहुंचता था। कौन सा ग्रुप निकलता था, जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड टेंडेंसी ज्यादा होती थी। और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का ऑर्डर क्या निकल के आया था, सबसे ज्यादा H की टेंडेंसी होती है माइग्रेट करने की, उसके बाद एल्काइल ग्रुप, उसके बाद होगी फिनाइल ग्रुप की, और उसके बाद होती है किसकी, एल्काइल ग्रुप की।
फिनाइल रिंग में भी उसकी ज़्यादा होगी जिस पे प्लस एम ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लस एम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। और एल्काइल ग्रुप में भी किसकी ज़्यादा होगी, 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, उससे कम 3 डिग्री की, सबसे कम 1 डिग्री की। तो देखिए इसमें तो यहां से कार्बन कैटायन बनेगा और यहां से क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप इधर आके जुड़ेगा। तो जिधर से OH जिधर कार्बन कैटायन बनता है उससे दूसरी तरफ क्या बन जाता था, कीटोन। तो कार्बन कैटायन तो किधर बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप है तो ये NH2 को खींचता है, NH2 को खींचेगा तो यहाँ कार्बन कैटायन बनेगा। जहां कार्बन कैटायन बनेगा उससे दूसरी तरफ बनेगा कीटोन, और इसका एक ग्रुप क्या होता था, इधर शिफ्ट होगा। कौन सा ग्रुप शिफ्ट हो जाए, अभी तो फिलहाल दोनों है, कोई से में से एक को शिफ्ट करा दो। तो ये CH3 पहुंच गया, इस पे देखो 3 CH3 हो जाएंगे, और ये CH3 पे क्या लग जाएगा, ये कीटोन। नेक्स्ट चलिए मैकेनिज्म समझा देते हैं, बिल्कुल वैसी है जैसे पिनोकोल में था। ये पार्ट क्या करेगा, ये हमें क्या रिलीज करेगा, NO+ और वो NO+ इस पे जाके क्या करेगा, पहले NO+ जाके डायजोनियम सोल्ट बना देता है कुल मिला के, और डायजोनियम सोल्ट क्या करेगा, ये एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट बन जाएगा। तो फाइनली ये ग्रुप निकल के यहाँ से लीविंग ग्रुप भाग जाता था फिर, और फिर क्या बन जाएगा, ये कार्बन कैटायन। तो फाइनली इतना प्रोसेस तो मैं बता नहीं रहा, वो तो मैं तुम्हें पता ही अभी जस्ट बताया है। तो ये NH2 ग्रुप निकल के कार्बन कैटायन बनेगा। अब ये कार्बन कैटायन अपने आप को यहाँ रीअरेंज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही अगर कार्बन कैटायन इस पर आ गया तो तुरंत ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करके बैक बॉन्डिंग बना देगा, और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो ऑक्टेट सब एटमों का कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मोर स्टेबल हो जाएगी। चलिए तो ये कार्बन कैटायन यहाँ आएगा, और यहाँ आने के लिए इस पे से कुछ नेगेटिव निकाल के फेंकना पड़ेगा। अब 2 ग्रुप है, कोई से भी निकालिए, दोनों ग्रुप सेम है तो एक निकल के भाग जाएगा, ये CH3- निकल के इस पे और प्लस यहाँ। तो जैसे ही प्लस इस पाएगा, अब ये O अपना क्या करेगा, लोन पे डोनेट करके बैक बॉन्डिंग कर देगा, क्योंकि इसके पास लोन पर है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी 2p का, वो भी 2p का। बैक बॉन्डिंग कब होती है, जो लोन पे डोनेट करे वो तो किसका होना जो वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर, एक पे लोन पेयर होना चाहिए और एक पे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और वो सेकंड और थर्ड पीरियड के होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये आराम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना देगा, यहाँ डबल बॉन्ड, जिससे प्लस इस पर आ जाएगा, और हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और फाइनली क्या होगा, ये फाइनली फिर जैसे इस पे प्लस आया तो ये H+ निकल जाएगा, और H+ निकल के क्या बच जाता था, कीटोन। यही आपको इसमें मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था। और इसमें ये जो रीअरेंजमेंट है, ये जो रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन का, यहाँ पे ये जो रीअरेंजमेंट था कार्बोकैटायन का, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और जो रेट कार्बन कैटायन की रीअरेंजमेंट, कार्बन कैटायन का जो रीअरेंजमेंट है, अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है, तो उस केस में जो माइग्रेशन ग्रुप है, माइग्रेशन ग्रुप की टेंडेंसी किसके अकॉर्डिंग होती थी, माइग्रेटिंग एपिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। चलिए तो बस फाइनली ये बन गया। अब देखिए जरा कुछ एग्जाम्पल इसमें, तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये थोड़ा सा बात इसमें ध्यान रखना है, 1 मिनट। तो दैट ग्रुप विल बी शिफ्टेड विच हैव मोर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इन दिस रीअरेंजमेंट। तो इस रीअरेंजमेंट में भी क्या होगा, वो ग्रुप रिप्लेस करेगा जिसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड्स ज्यादा होगी। और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, मैं आपको बता दिया, कई बार बता दिया, पहले H, उसके बाद में फिनाइल रिंग, उसके बाद में एल्काइल ग्रुप। फिनाइल रिंग में भी वो जिसके पास +M ज्यादा हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और एल्काइल ग्रुप में भी वो ज्यादा जिसमें पहले टर्सरी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे पिनाकोलोन में थे, बस यहाँ पे क्या था, उसमें यहाँ दोनों तरफ OH था, और इसमें क्या था, यहाँ H। अब इसमें क्या है, इसमें NaNO2 HCl की प्रेजेंस में है और एक NH2 ग्रुप है। ये उससे भी आसान है, क्योंकि वहां तो चेक करना पड़ता था कि OH इधर का निकालूं कि इधर का। इसमें बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं, जहां NH2 निकलेगा, और जैसे ही NH2 निकलेगा तो यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। और ये जो कार्बन कैटायन बनेगा 5 मेंबर रिंग से जस्ट अगले कार्बन पे कार्बन कैटायन है, तो ये वाली 5 मेंबर वाली रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपेंड। तो ये तुरंत क्या कर देगी, अपने आप को 6 मेंबर रिंग बना देगी। देखिए बेंज ये कैसी है, 5 मेंबर रिंग, और इससे जस्ट अगले कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, तो ये तुरंत क्या कर जाएगी, एक्सपेंड। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर माइनस, इधर प्लस, ये माइनस इसके साथ चिपक जाएगा, तो ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। कैसी मेंबर, तो ये तुरंत क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, देखिए कार्बन वाला बॉन्ड इधर माइनस, इधर प्लस, और माइनस प्लस यहाँ इस पर जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा, इस कार्बन को 6 मेंबर रिंग में ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। और जिस कार्बन के थ्रू, देखिए जिस कार्बन के थ्रू इस कार्बन पे जुड़ेगी, उससे अगले पे तो प्लस आएगा, इसी पे तो प्लस आएगा, क्योंकि इस पे प्लस, जिस कार्बन पे OH लग रहा है उस पे तो प्लस लाने की कवायद चल रही है। तो जिस कार्बन पे OH लगा होगा उस पे प्लस आ जाएगा। OH होगा कहाँ, देखिए ये कार्बन, इस कार्बन से जो अगला कार्बन होगा उस पर तो OH होगा, मतलब ये जो ब्रिज हेड, यहाँ पे जो ब्रिज हेड बन जाएगा इनका, इस कार्बन से अगले कार्बन पे क्या होगा, OH, उसी पे प्लस होगा। अब क्या होगा, ये अपना तुरंत लोन पे डोनेट करके पाई बॉन्ड बना देगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड।
और डबल बॉन्ड जैसे बनेगा तो O पे प्लस, तो H प्लस निकल जाएगा, क्या बन जाएगा कीटोन। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बस यहाँ से कि यहाँ से निकलेगा क्या बनेगा कार्बन कैटायन, और ये 5 मेंबर रिंग के जस्ट अगले पे प्लस आ गया तो रिंग तुरंत एक्सपेंड हो जाएगी और एक्सपेंड होकर क्या बना देगी 6 मेंबर रिंग। और जो एक कार्बन यहाँ के जुड़ेगा इस कार्बन से जो अगला कार्बन है उस कार्बन पे तो OH है, और जिस पे OH है उस पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, बस उसी पे क्या लगा देना डबल बॉन्ड, ये 6 मेंबर रिंग बना देना। और जिस जो ब्रिज है जो कॉमन कार्बन है उससे अगले कार्बन पे चाहे लेफ्ट चाहे राइट, ठीक है, तो क्या लगा देना डबल बॉन्ड कीटोन। देखिए इसमें देखिए तो ये NaNH2 एसिड डाला तो NH2 ग्रुप भाग जाएगा, NH2 ग्रुप निकल के क्या बनेगा कार्बन कैटायन। अब ये कार्बन कैटायन यहाँ के आ जाएगा, मतलब इस पे क्या बन जाएगा, इस पे कीटोन बनना है बस, और कुछ नहीं। आपको लगना है कि जिधर OH लगा उधर कीटोन बनना, दूसरी तरफ NH2 हट के इसका कोई ग्रुप शिफ्ट होकर आना है, NH2 हटना है, इधर का कोई ग्रुप आके लगना है और इस पर क्या बन जाना है कीटोन। अब इसमें से कौन सा ग्रुप निकालूं जी, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, इस पे लग रहा है NO2 -M, इस पे लग रहा है O मिथाइल यानी कि OCH3, क्या लग रहा है +M, तो जिस पे +M है वो उसकी माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ये वाला पार्ट क्या करेंगे इस पर लगा देंगे, यहाँ से हटा ये वाला ग्रुप यहाँ से हटा के इस पर लगा देंगे और इसका क्या बना देंगे कीटोन। तो देखिए फाइनली क्या बनेगा, आगे बात समझ में। ये जो कौन सा O बेंजीन पे O मिथाइल लग रहा था वो लगा यहाँ से हटा के इस पर लगा दिया और इसका क्या बना देंगे कीटोन। नेक्स्ट देखिए कौन सा ये जी, तो इसमें क्या होगा NH2 भागेगा, NH2 निकल जाएगा और इधर का एक ग्रुप इस पर लगाएंगे और इस OH का क्या बन जाएगा कीटोन, तो इसका OH का तो बन जाएगा कीटोन और इसका एक ग्रुप उधर लगाना है क्योंकि NH2 तो इसने इसको NH2 को खींच लिया होगा और इसका एक ग्रुप इधर जाएगा। अब इस पे ग्रुप कौन कौन से हैं, इस पे तो एक ही ग्रुप तो बचा, एक तो मिथाइल और एक ये बेंजीन है। ये बेंजीन तो भाग नहीं सकती क्योंकि इस वाली बेंजीन के साथ जुड़ी हुई है, वो बेचारी पूरी कंबाइन है। अगर ये जुड़ी हुई ना होती तो पहले कौन भागती, बेंजीन पहले भाग जाती मिथाइल से, मगर ये बेंजीन पूरी जुड़ी हुई तो ये मिथाइल इधर पहुंच जाएगा। तो इस कार्बन पे क्या हो जाएंगे, देखिए ये मिथाइल NH2 हट के यहाँ मिथाइल, तो इस पर 2 मिथाइल और इसका क्या बन जाएगा कीटोन। चलिए जैसे ये देखिए इसमें ये NH2 ग्रुप भागेगा, NH2 ग्रुप भाग जाएगा और इस वाले पे से क्या निकलेगा एक एटम, और इस पे कौन है यहाँ H है, देखिए इस कार्बन पे एक H लगा होगा वो H आ जाएगा यहाँ और ये OH का क्या बन जाएगा कीटोन। तो देखो इसका तो बन गया होगा कीटोन और इधर से H निकल के इधर आ गया होगा। H को लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही है, जब कार्बन पे कोई H रिप्रेजेंट नहीं होगा तो कार्बन की बैलेंसी जितनी कम है उतने बाकी सब क्या लगे होंगे वो H। इससे कोई मतलब नहीं नीचे कुछ भी ग्रुप लगा रहे। यहाँ देखिए इसकी बात करें तो इसमें NH2 भाग जाएगा, इधर क्या बन जाएगा कीटोन, तो यहाँ कीटोन बनेगा। जब ये कीटोन बनेगा तो इधर का एक ग्रुप उधर जाएगा कहीं, कौन सा ग्रुप ले जाऊँ, ये सिंपल बेंजीन है, ये बेंजीन पे क्या है +M लग रहा है, देखिए MEO, और ये प्लस जिस पे +M है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये वाला ग्रुप पहुंच जाएगा यहाँ और इसका क्या बन जाएगा कीटोन। तो देखिए इसका तो बन गया होगा कीटोन और ये वाला ग्रुप पहुंच गया होगा इस पर और ये तो निकल ही गया होगा, इसने खींच लिया होगा। आगे बस समझ में। देखो ये थर्ड वाला मैंने आपको, ये जो ग्रुप है तो इसका NO2 को खींच लेगा, NO2 को जैसे ही खींचेगा तो ये प्लस और प्लस आ जाएगा इस पर, जब प्लस यहाँ आएगा तो इसका ग्रुप एक इधर भागेगा। तो ये मिथाइल ही है, मिथाइल है या बेंजीन है, बेंजीन पहले भागता है मगर बेंजीन इस बेंजीन के साथ जुड़ी है तो इसलिए मिथाइल जाएगा, तो ये मिथाइल यहाँ जाएगा और इसका क्या बन जाएगा कीटोन। तो देखो इसका तो बन गया होगा, इसका तो फाइनली क्या बन जाएगा कीटोन, और ये वाला मिथाइल कहाँ पहुँच गया होगा इस वाले मिथाइल पे। आगे बात समझ में। अब देखिए जो डायजोनियम सॉल्ट है वो 2 तरह की रिएक्शन दिखा सकता है। अगर क्या हुआ टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप जो नाइट्रोजन थी वो भाग जाएगी और लिविंग ग्रुप भाग जाएगी तो क्या हो जाएगा कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, और कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा तो उस पर क्या होगा, तो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कार्बन कैटायन पे क्या होगा, कुछ ना कुछ आके कोई भी नेगेटिव पार्ट आके जुड़ जाएगा, तो कहने का मतलब है एक निकलेगा और दूसरा आके जुड़ जाएगा, तो क्या दिखा देगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट 2 तरह की रिएक्शन दिखा सकता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन तो एक तरीके से क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। तो इसमें तो डायजोनियम सॉल्ट क्या करेगा, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा, दूसरा कोई एनायन आके जुड़ जाएगा, क्योंकि जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो बन जाएगा कार्बन कैटायन और कार्बन कैटायन पे कोई भी नेगेटिव पार्ट आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। और अगर क्या है, जब टेम्परेचर क्या है, अगर हम बात करें व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स इज गिवन, अगर हमारे पास क्या है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है गिवन है, ये देखिए टेम्परेचर
टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए और एंड एनायन इज गिवन, कोई एनायन गिवन हो, तो जैसे टेम्परेचर 25 से अधिक होगा तो लिविंग ग्रुप क्या है, नाइट्रोजन गैस भाग जाती है और क्या बन जाता है, कार्बन कैटायन। उस कार्बन कैटायन पे ये जो एनायन दे रखा होगा वो आके जुड़ जाता था, तो ये क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। अगर क्या है हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है और टेम्परेचर किससे कम है, 25 से, क्योंकि 25 अगर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा हो गया फिर तो डिस्प्लेसमेंट होना है और कुछ नहीं होना। अगर टेम्परेचर 25 से कम, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो और साथ में कोई एरोमेटिक कंपाउंड अनोदर गिवन हो। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कह रहा है, क्योंकि कोई बेंजीन गिवन हो, क्योंकि बेंजीन क्या दिखा देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा देती है। जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो ये डायजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा। और डायजोनियम सॉल्ट कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है, मगर किसके साथ, किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। तो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हुआ तो ये क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा, उस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देगा, और जिसे क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये कैसे जुड़ेंगे, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और वो किसकी तरह काम करेगा, एक रिएजेंट की तरह। ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिएजेंट पे आके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देगा और क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, कपलिंग। मतलब दोनों सब्सटेंस आपस में जुड़ गए तो इसे बोलते हैं कपलिंग। वैसे रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये प्रोसेस होगा कब, जब टेम्परेचर क्या हो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, क्योंकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा, और ये एग्जिस्ट करेगा तो तभी ये क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी दिखा सकता है जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, कोई बेंजीन हो, क्योंकि बेंजीन क्या दिखाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा और क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों के जुड़ के मिल जाएगा, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं, कपलिंग। तो दो टाइप की रिएक्शन दिखाएगा डायजोनियम सॉल्ट, उन्हें हम देख रहे हैं आगे। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन मतलब एरोमेटिक वाला, जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, N डबल बॉन्ड N+। अभी फिलहाल क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 8। ठीक, अगर मैं क्या करूंगा, इस लोन पेयर को इधर डोनेट कर दूंगा, इस लोन पेयर को इधर डोनेट करूंगा, जैसी बैक बॉन्डिंग करवा दूंगा तो ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, तुरंत इसको डोनेट करेगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। और प्लस आते अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा। देखो 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सबका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है, मगर ये केवल इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हर एक का एटम का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर देखूं तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसमें ज्यादा है, मगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये मोर स्टेबल होगा, मगर इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगी, खत्म। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करेगा, काम करेगा। चलिए खैर, अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर क्या हुआ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हुआ। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हुआ तो तुरंत क्या कर जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस यहां से लीव कर जाएगी, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। रिलीज करके क्या बन जाएगा, ये कार्बन कैटायन, एराइल कार्बन कैटायन। एराइल मतलब बेंजीन, तो बेंजीन कार्बन कैटायन बन जाएगा, जिसे बोलते हैं एराइल कार्बन कैटायन। अब इस कार्बन कैटायन पे कोई भी एनायन आके जुड़ जाएगा और ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात समझ में, ये डिस्प्लेस होगा N2 और दूसरा आके जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर होगी बात। चलिए, अगर ये क्या हो जाए, इसके पास व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन देन इलेक्ट्रोफिलिक, हमारे पास कोई क्या है, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड कोई गिवन है और टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो और हमारे पास कोई भी क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड गिवन है, जैसे ये बेंजीन, एक बेंजीन है और इस पे क्या लग रहा है, जी, ये कोई एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस केस के लिए, अब ये क्या दिखा देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने के लिए तैयार है। अगर ये जी क्या होना चाहिए, मोर एक्टिवेटिंग रिंग, यानी कि ये +M दिखाना चाहिए। अगर ये जी क्या है, कोई +M ग्रुप है मतलब, तो रिंग को क्या कर देगा, एक्टिवेट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने के लिए और भी फास्ट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने के लिए रेडी है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो या पैरा पे लग जाएगा। ये इस पे थोड़ा, ये खुद भी एक बेंजीन ले रहा है तो ऑर्थो पे लगेगा, तो ऑर्थो पे क्या हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रेट हिंड्रेंस हो जाएगी, इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा वाला। तो इसका क्या होगा, इसका ये क्या होगा, ये प्लस, ये E+ इस पर आके जुड़ जाएगा और यहां से एक H+ निकल जाएगा। E+, ये पूरा ही तो है। तो देखिए, ये पूरा कंपाउंड इसके पैरा पोजीशन पे आके जुड़ गया होगा। देखो, इसके पैरा पोजीशन पे आके जुड़ गया होगा, ये E+ जुड़ा होगा, H+ निकल गया होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसे ही क्या बोल रहे हैं, कपलिंग बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए।
तो व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। बस कंडीशन क्या होगी, ये कपलिंग रिएक्शन अच्छी कब होगी, कपलिंग रिएक्शन अच्छी तब होगी जब ये क्या हो, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो। इसके लिए अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम होनी चाहिए, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम कब होगी, जब इस पे बेंजीन पे कोई माइनस एम ग्रुप लग जाए। तो जितना माइनस एम ग्रुप लगेगा तो उतना यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उतना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा उतनी जल्दी अटैक करेगा। और ये क्या होना चाहिए, ये मोर एक्टिवेटिंग रिंग होनी चाहिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्शन के लिए। तो मोर रिएक्टिव रिंग कब होगी, जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, और एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, प्लस एम या प्लस एच। आ रही बात समझ में। तो इस पे मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो रिएक्शन उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। मगर ध्यान रखिए कपलिंग रिएक्शन होगी तभी जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। अगर 5 या 5 से अधिक हो गया तो फिर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कैटायन में, और कार्बन कैटायन में कन्वर्ट हुआ तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जब टेम्परेचर क्या हो जाए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, मतलब हीट कर दिया। देखो हीट का मतलब अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये तुरंत क्या होगा, तो ये क्या होगा, सीधा यहां से निकल के कार्बन कैटायन बनेगा, इस कार्बन कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये निकल जाएगा। तो ये कौन सी, कहने का मतलब है कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हुआ तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से हो रहा है, और तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक दिखाता नहीं, पर मजबूरी है तो दिखाना पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं। और अगर तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या हुई, एक सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे कह सकते हैं इसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से। चलिए इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म क्या है, जैसे टेम्परेचर हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक करा तो ये जो गुड लिविंग ग्रुप है, जो इसमें क्या है, गुड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस है, वो तुरंत निकल कर भाग जाएगी, तो नाइट्रोजन गैस निकल कर भाग जाएगी और ये क्या रह जाएगा, कार्बन कैटायन। और इस कार्बन कैटायन पे कोई भी जो भी एनायन पार्ट हमें दे रखा है, जो एनायन न्यूक्लियोफाइल एनायन पार्ट हमें दे रखा है, वो एनायन पार्ट इस पार्ट जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारे पास कोई डायजोनियम सॉल्ट है, तो ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कॉपर सॉल्ट, क्या लेंगे, सॉल्ट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले लें, जैसे CuCl, CuBr, CuI, मतलब X लिख दिया, कोई सी भी हैलोजन हो सकती है। कॉपर का सॉल्ट किसकी प्रेजेंस में, HX की प्रेजेंस में, HX मतलब HCl, HBr, HI। क्लियर होगी बात। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या होगी, सैंड मेयर रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम पे, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं, HX की, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, और साथ में क्या करेंगे, हीट मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये निकलेगा और यहाँ से नेगेटिव पार्ट किसका, इस कॉपर सॉल्ट का नहीं आता, ध्यान रखना, इसका आएगा जो HX पे जो हेलोजन जुड़ी होती है वही वाला। अगर ये CuCl HCl है तो Cl ही आएगी, वो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। मगर अगर ये जैसे दे दे CuCl और ये CuHBr, यहाँ तो Cl दी, यहाँ Br दी, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि Cl लगाऊं इस पे कि Br लगाऊं। तो जो HCl से आ रही है, जो HCl से हेलोजन आएगी वो इस पे आके लगेगी, तो ये जो हेलोजन होगी वो इस पे आके जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, ये हेलोबेंजीन। जैसे हमने क्या ले लिया, CuCl HCl, तो Cl आके जुड़ जाएगी क्लोरोबेंजीन। HBr ले लिया तो क्या हो जाएगी, ब्रोमोबेंजीन। जैसे CuCN और HCN ले लिया तो कौन सा, इससे क्या जाएगा, CN, तो ये CN आके इस पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। क्लियर आ गई बात। अब गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन जैसी है, मतलब उसका मॉडिफिकेशन है। सैंडमेयर रिएक्शन में तो कॉपर सॉल्ट लिया गया था, इसमें क्या है, कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर लिया गया, मतलब सिर्फ कॉपर, बस इतना चेंज है और नाम चेंज हो गया। सैंडमेयर में कॉपर सॉल्ट लिया गया था और गेटरमैन में कॉपर पाउडर लिया गया है, इतना ही चेंज है, बाकी रिएक्टेंट भी सेम और प्रोडक्ट भी सेम और रिएजेंट भी सेम। बस रिएजेंट में कितना अंतर है, वहां पे कॉपर सॉल्ट, यहाँ कॉपर पाउडर। तो क्या है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे HX से किसकी प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, और बस हीट करेंगे। हीट करना तो जरूरी है क्योंकि जब ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो बस क्या होता जाएगा, यहाँ से जो X माइनस होगा तो ये X माइनस इस पर जुड़ जाएगा, ये निकल जाएगी बाहर। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस निकलेगी, कार्बन कैटायन, इस कार्बन कैटायन पर इसका नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा X माइनस, तो हेलोबेंजीन।
हेलो में अगर Cl ले लिया तो क्लोरोबेंजीन, Br ले लिया ब्रोमोबेंजीन और Cn ले लिया तो साइनोबेंजीन। ध्यान दीजिए इसमें कहीं भी मैंने आपको ये नहीं लिखा कि फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन बनाने का ये सुटेबल मेथड नहीं है, इसलिए नहीं ले रहे। क्यों? अगर आप डायरेक्ट जैसे क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट फ्लोरीन जोड़ेंगे तो वो क्या है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, उसमें हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और वो हीट क्या कर देगी, ब्लास्ट कर देती है, या कह सकते हैं प्रोडक्ट को ही जला देती है। इसलिए फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं करते, तो इसलिए इसमें फ्लोरिनेशन के लिए सुटेबल मेथड नहीं है। तो फ्लोरिनेशन के लिए फिर क्या करेंगे? अच्छा, आयोडोनेशन भी नहीं ले रहा। आयोडोनेशन में क्या है, आयोडोनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा देती है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, तो उसे भी इरिवर्सिबल रखने के लिए एक दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं, वो बैक मार जाती है। तो दो रिएक्शन नॉर्मली नहीं ले रहा हूं, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन नॉर्मली ले सकते हैं, फ्लोरिनेशन आयोडोनेशन नॉर्मली नहीं लेते। चलिए, तो अगर हमें क्या करना है, अगर फ्लोरिनेशन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो इसके लिए यह है बोल्ट्स सिचमैन रिएक्शन। एक बोल्ट सिचमैन रिएक्शन बोल सकते हैं या बोल्ट्स सिचमैन मेथड बोल सकते हैं। ये डायजोनियम सॉल्ट है, कोई भी हो सकता है, ये हेलोजन कोई सी भी हो सकती है। तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, HbF4। ये क्या होगा इसमें, अगर हम क्या करेंगे तो देखिए, ये HbF4 किस में होता है, H+ और Bf4- से मिलकर बना होता है। ये क्या होगा, जब HbF4 की रिएक्शन कराऊंगा, HbF4 की एक्टिविटी होती कैसी है, इस फॉर्म में होता है, ये HbF4 में क्या होता है, H+ होता है और Bf4- होता है। ये H+ तो इसकी क्या होगा, ये जो माइनस है, ये Bf4- इस X- को निकाल के अपना सोल्ट बना देगा। तो यहां पे जो सोल्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, N2+ और Bf4-, ये X- निकल गया होगा, इस X- को ये H+ खींच के ले गया होगा। ठीक, अब ये जो Bf4- है, यहां से क्या होगा, ये क्या करेगा, X- को हटा के अपना सोल्ट बना देगा इसके साथ। अब क्या होगा, जब इसे हीट करेंगे तो यहां से एक तो नाइट्रोजन गैस निकल कर भाग जाएगी, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। इसमें से Bf4 में से Bf3 निकल कर भाग जाएगा, क्या बचेगा, F-, वो F- इस पे जुड़ा का जुड़ा रह जाएगा। आगे बात समझ में? तो क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HbF4- से कराते हैं। वो क्या करेगा, इसके साथ सॉल्ट बना देगा, इस हेलोजन को हटा के अपना सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा, Bf4-, X- की जगह क्या आ जाएगा, Bf4-। ये कर लो, इसका H+ और उसका X- आपस में कंबाइन होकर बाहर, और ये Bf4- इसके साथ सॉल्ट बना देगा। और जब इसे हीट करेंगे तो यहां से एक नाइट्रोजन गैस निकल कर भाग जाएगी, और इसमें से एक Bf3 निकल कर भाग जाएगा। तो क्या बचेगा, F-, और वो F- इस पे कार्बन कैटायन पे जुड़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट, तो ये इसका क्या है, सुटेबल मेथड है। तो बोल्ट्ज-सिचमैन मेथड इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन, ठीक है, या फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाई फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। ये कह रहा है कोई भी इलेक्ट्रोफिल, जैसे हमने F2 की रिएक्शन डाल दें किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में F2 डाल दिया तो कौन सी रिएक्शन होगी, हेलोजनेशन। इसमें क्या जनरेट होगा, F+, वो इस पे जाके अटैच हो जाए। तो डायरेक्टली इस पे अटैच नहीं करते, डायरेक्टली अटैच मैंने आपको बताया ये क्या है, एक्सप्लोजिव। ये जो रिएक्शन होती है इसमें ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या करेगी, या तो इसमें ब्लास्ट कर देती है हल्के हल्के, या क्या करेगी, कह सकते हैं इतनी एनर्जी निकलेगी कि इस प्रोडक्ट को जला देगी। और जब ये जल जाएगा तो ये कहाँ मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में नहीं? तो देयर इज पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद एक्सप्लोजन। तो यहां पे ये प्रोडक्ट तो बनेगा, मगर साथ में क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो एक्सप्लोजन होगा मतलब हीट निकलेगी, बम फूटेंगे, ठीक है, क्या होगी, ब्लास्ट होंगे इसमें। सेम तो अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे हमें तो फ्लोरो का देख लिया, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन। अगर आइडोबेंजीन बनानी तो वो भी गेटरमैन से या सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं बनाएंगे, उसमें भी अलग सॉल्वेंट लेंगे KI। ये KI इससे रिएक्शन करके बनाएगा, यहां पे क्या होगा, आई बन जाता है, ठीक है, आइडोबेंजीन। तो ध्यान रखेंगे आइडोबेंजीन बनाने के लिए अलग से एक रीजन यूज करेंगे KI, वो उसमें सुटेबल रहेगा। नहीं, क्यों, रीजन क्या है, अलग से क्यों लेना पड़ा, नहीं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। चलिए खैर, अगर हम वाटर की रिएक्शन करा दें तो वाटर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है कि कार्बन कैटायन होगा, तो यहां से क्या होगा, वाटर से क्या रिलीज होगा, हमें कौन सा एनायन रिलीज होगा, OH-, वो OH- इस पे जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां इसके निकलने से कार्बन कैटायन जनरेट होता है।
और कार्बन कैटायन होगा तो माइनस वाले पार्ट को खींच लेगा, जो भी रीजन डालेंगे। तो इसका माइनस पार्ट कौन था, I माइनस, उसको खींच लिया। इसका माइनस पार्ट कौन होगा वाटर में, OH माइनस, उसको खींच लेगा। इसका माइनस पार्ट क्या होगा जी, इसका माइनस पार्ट तो कुछ भी ना होगा, उल्टा क्या कर देगा इस, अब देखिए जब ये निकलेगा तो ये कार्बन कैटायन बनेगा। अब कार्बन कैटायन बनेगा तो दो तरीके हैं, या तो क्या करेगा, तो इसका माइनस पार्ट होता है, ध्यान रखना H माइनस, या कह लो इस पे से H प्लस उल्टा खींच लेता है। तो इस पे क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, प्योर बेंजीन बना देता है। तो H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसको पूरा एकदम रिड्यूस करके क्या बना देता है, बेंजीन। और क्या निकल जाएगा, H3PO3, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब इस पे जितना भी कवाड़ लग रहा होगा सबको हटा के क्या बना देगा, बेंजीन। कौन, H3PO2। या इसकी जगह एक और काम कर सकता है, इथाइल एल्कोहल, C2H5 दारू, इथाइल एल्कोहल भी यही काम कर देती है। इसको क्या करेगी, इसके पूरे कवाड़ को साफ करके क्या बना देती है, बेंजीन। चलिए देखें कैसे बनाती है, जरा देख लो। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये H3PO2, इसकी स्ट्रक्चर ये है, मैं आपको बता ही चुका हूं इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो P डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, एक OH और दो H होते हैं। तो ये क्या है, P से डायरेक्ट H जुड़े हुए हैं दो, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये देखिए लोन पेयर, सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन है, ये अपना इसका लोन पेयर धर देगा तो पाई बॉन्ड वहां टूट जाएगा, तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड बन के इस पर आ जाएगा प्लस। ऐसे ये H प्लस यहाँ से निकले, अब ये H प्लस निकलेगा तो क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ ये डबल बॉन्ड, और वो H प्लस यहाँ से निकल कर उधर पहुंच गया, यानी कि वही बन गया जो था, ठीक है। बस डबल बॉन्ड इधर आ गया और OH उधर पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही लोन पर देगा वैसे ही बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे प्लस उस पे माइनस। अब जैसे इस पे प्लस आएगा O प्लस, तो H प्लस निकलेगा, क्योंकि O प्लस को चार्ज को सहन नहीं करता, मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम है, तो H प्लस निकल कर वहाँ पहुँच जाएगा, तो उस पर OH, और ये वापस वही फॉर्म बन गई। कुल मिला के क्या है, मतलब रेजोनेंस अवेलेबल है, यानी कि H प्लस देता है, H प्लस निकल सकता है इसमें से। अब वो कोई और नहीं था तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कोई और होता तो H प्लस को यहाँ ले लेगा, तो H प्लस भी निकल सकता है, H माइनस भी, इधर देखिए मतलब एक प्लस घूम जाता है। तो जैसे ही ये क्या होगा, कार्बोकेटाइन है और इस पे हमने क्या डाला, ये बेंजीन कार्बोकेटाइन, इस पे हमने क्या डाल दिया, H2PO3, वो H3PO2 डाल दिया, तो ये H माइनस रिलीज कर देगा इसको। H माइनस दे मतलब कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जो O दे वो कहते होते हैं ऑक्सीडाइजिंग, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा, H माइनस इसको दे देगा, H माइनस इस प्लस पे तुरंत जाके कंबाइन हो जाएगा। मतलब ये कौन सा माइनस देगा, तो H3PO2 में से कौन, H3PO2 में नेगेटिव पार्ट कौन होता है, H माइनस। ये H माइनस इसको रिलीज कर देगा, क्या बन जाएगी, बेंजीन। अब ये कि जैसे ही H माइनस निकला होगा तो यहाँ बन गया होगा प्लस, और प्लस पे क्या होगा, तुरंत प्लस क्या करेगा, वाटर को एक्सेप्ट कर लेगा, ये ऐसे समझिए। तो क्या होगा, जैसे ही इस पे ये निकलेगा तो यहाँ बनेगा प्लस, उस प्लस पे क्या होगा, ये वाटर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, तो ये क्या होगा, जैसे ही H प्लस इस पे निकल गया तो यहाँ बनेगा कार्बन कैटायन, इस कार्बन कैटायन को ये O अपना लोन पे डोनेट कर देगा, और O लोन पे डोनेट करेगा तो O पे आ जाएगा प्लस, और जैसे ही O पे प्लस आएगा तो बस ये H प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H3PO3। तो ध्यान रखना, H3PO2 ने यहाँ कैसे काम करा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और इसने क्या दे दिया है, H प्लस रिलीज कर, H माइनस रिलीज कर दिया H को। तो ये क्या मांगता है, नेगेटिव पार्ट, और इसमें नेगेटिव पार्ट कौन है, H माइनस। H माइनस इसके पास चला जाएगा, मतलब खुद तो इसको क्या कर देगा, इसको रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ये देखिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन में क्या है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगना, हाइड्रोजन का लगाना रिडक्शन, ऑक्सीजन का लगाना ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन हटके क्या लग जाएंगी, हाइड्रोजन लग जाएंगी। देखिए रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है कि ऑक्सीजन हटती जाए, या डबल बॉन्ड क्या होते जाए, हटते जाए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में मतलब पाई बॉन्ड का हटाना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का हटाना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। ध्यान रखिए बस। तो इसमें फिलहाल पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं, इसमें क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड तो हटेंगे ही, एंड डबल बॉन्ड के बीच में जो पाई बॉन्ड होगा वो तो रिड्यूस होगा, जब ऑक्सीजन को हटा देगा तो डबल बॉन्ड अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो नाइट्रो ग्रुप का क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में, मतलब अमाइन ग्रुप में। तो नाइट्रो बेंजीन से क्या बन जाएगी, अमाइन बेंजीन बन जाएगी, कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं, एनिलीन। अब ये काम क्या होगा, रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब H, और H कहाँ से मिलेंगे, ऐसे दो सब्सटेंस चाहिए जो एक H प्लस दे और एक क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे। एक ने दे दिया H प्लस और दूसरे ने दे दिया इलेक्ट्रॉन माइनस।
इलेक्ट्रॉन माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, न्यूट्रल H बना देगा, और वो न्यूट्रल H ही कहलाता है नेसेंट हाइड्रोजन, और वही क्या करते हैं, रिडक्शन में जरूरत होगी। तो कौन सब्सटेंस ऐसा रिडक्शन क्या दे देगा, तो हम क्या करें, मेटल जनरली क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मिल जाएगा मेटल से, और एसिड जनरली क्या देते हैं, एच आयन, तो इससे मिलेगा एच आयन, इससे मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों से मिलकर क्या मिल जाएगा मुझे, नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगी, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कोई भी मेटल, कोई सा भी मेटल किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H प्लस को दे दे, जिसके पास एसिडिक H हो, तो ये SnHCl कर सकता है, ये मेटल है और ये एसिड है, या Fe मेटल है, HBr क्या है, एसिड है, तो काम हो जाएगा। ये कि मेटल हो या मेटल का कोई मिक्सचर हो, जैसे ZnHg, और ये क्या है, कंसंट्रेटेड HCl, कौन सा रिएजेंट है वैसे, ये विलियम्स क्लेमेंशन रिडक्शन का, इसे क्या बोलते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन बोल देते हैं। तो मेटल या मेटल का कोई मिक्सचर और किसी भी एसिड या कोई भी सॉल्वेंट, जैसे ये Pt और H2, Pt हो गया मेटल, और H2 से क्या मिल जाएगा मुझे, HN मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस से। जैसे तो कोई भी मेटल कोई भी एसिड, या कोई भी मेटल कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट, या कोई भी मेटल और हाइड्रोजन, ये मेन बात हो गई। कोई भी मेटल हो या मेटल का कोई मिक्सचर हो, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, या कोई भी मेटल किसी भी मेटल का मिक्सचर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, तो वहां से क्या मिल जाएगा मुझे, नेसेंट हाइड्रोजन, क्योंकि इससे मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इससे मिल जाएगा H प्लस, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, और वो क्या कर देंगे, इसको रिड्यूस। आगे बात समझ में। तो देखिए जैसे अब दो NO2 ग्रुप लग रहे हो, तो दोनों NO2 ग्रुप को, एक लग रहा है तो एक को, दोनों है तो दोनों को, O हटा के H जोड़ देगा, O हटा के H जोड़ देगा, तो दोनों NH2 ग्रुप बन जाएंगे। अब देखिए सेलेक्टिव रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया और बहुत बार अभी पूछा जाएगा। सेलेक्टिव का मतलब कुछ पार्ट रिड्यूस हो जाए, कुछ ना हो, है ना। तो सेलेक्टिव रिडक्शन, तो इसमें क्या है, जैसे मेरे पास बेंजीन पे दो नाइट्रो ग्रुप थे, एक नाइट्रो ग्रुप तो रिड्यूस नहीं हुआ और एक रिड्यूस हो गया, कोई सा भी रिड्यूस हो जाए कोई सा भी नहीं, मतलब एक ही ग्रुप रिड्यूस हो नाइट्रो का, तो उसे बोलेंगे सेलेक्टिव रिडक्शन। तो ये कैसे होगा, इसे एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं G9 रिडक्शन, ठीक है। तो सेलेक्टिव रिडक्शन या G9 रिडक्शन बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, एक ही ग्रुप, अगर दो ग्रुप लगे तो एक ही ग्रुप, कोई सा एक ग्रुप क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसको कर दो चाहे इसको कर दो, तो ये NO2 O हट के क्या लग जाएंगे H, तो ये पार्ट रिड्यूस हो गया और वो वैसे का वैसे, इसे बोलेंगे सेलेक्टिव रिडक्शन। अब ये कैसे पहचान होगी, ये सॉल्वेंट है, इन सॉल्वेंट अगर ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट आप डालोगे तो ये क्या दिखाएगा, सेलेक्टिव रिडक्शन। कौन कौन है जी, अमोनियम, अमोनियम NH4, अमोनियम किसी थायोल के साथ, अमोनियम सल्फर के साथ, मतलब अमोनिया और सल्फर इनसे मिलके बने, या कह लो नाइट्रोजन और सल्फर से मिलके बने हुए कंपाउंड, पहचान हो जाएगी आपको। अमोनियम थायो है, ये अमोनियम है और ये थायोल है, ये अमोनियम है, सल्फर है, ये सोडियम, ये सल्फर, ये सोडियम, ये थायोल, और ये सोडियम, सोडियम पॉलीसल्फाइड। तो इसका मतलब सोडियम और सल्फर, या सोडियम सल्फर से मिलकर बना हुआ कोई कंपाउंड, देखो ये भी सोडियम सल्फर से है, ये भी सोडियम सल्फर से है, ये भी सोडियम सल्फर से है, या अमोनियम सल्फर या अमोनियम सल्फर से मिलकर बना हुआ कोई कंपाउंड, ये किसकी तरह काम कर जाएंगे, ये क्या दिखा देंगे, सेलेक्टिव रिडक्शन दिखा देंगे, या कह सकते हैं जिनाइन रिडक्शन दिखा देंगे, और ये क्या करेंगे, एक ही एलिमेंट का रिड्यूस कर देंगे। तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसके हैं, सोडियम और सल्फर से मिलकर बने हुए, सोडियम सल्फर से मिलकर बने हुए, और अमोनियम और सल्फर से मिलकर बने हुए, ठीक है, अमोनियम आयन और सल्फर से मिलकर, दो टाइप की कैटेगरी हो गई। इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सेलेक्टिव रिडक्शन दिखाएंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, ये बेंजीन है, इस बेंजीन से हमें क्या बनाना है, ये बेंजीन पे दो ग्रुप एडिशनल जोड़ देने, एक OH और एक Br। अब इसमें अगर मैं क्या करूं, देखिए अगर मैंने OH को जोड़ा तो OH क्या है, +M दिखाएगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर इसको पहले जोड़ दिया तो आने वाली Br को या तो ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा। अगर मैंने क्या करा, Br को जोड़ा तो Br डीएक्टिवेटिंग रिंग ग्रुप है, तो इसको डीएक्टिवेट कर देगी, रिएक्शन जल्दी से नहीं होगी आगे को, मगर है तो ये भी ऑर्थो पैरा, क्योंकि इसका +M है और -I, इसका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ओवरऑल -I थी तो डीएक्टिवेट थी, मगर जो डायरेक्शन है वो केवल और केवल किससे डिसाइड होती है, मीजोमेरिक इफेक्ट से, और मीजोमेरिक इसका कैसा है, +M, और प्लस है तो ये भी ऑर्थो पैरा। तो अगर इसको पहले लगा दिया Br को तो इनकमिंग OH को या तो ऑर्थो पे भेजेगी या अपने पैरा पे भेजेगी, और ये किस पर लग रहा है, मेटा पे। Br का मेटा है ये, और ये इसका मेटा है, तो इसमें इसका मतलब कुछ और जोड़ना पड़ेगा जो मेटा पे भिजवा देने, क्योंकि ये तो ये इसको पहले जोड़ दिया तो उसको ऑर्थो पैरा पे भेजेगा, इसको पहले जोड़ दिया तो उसको ऑर्थो पैरा पर, जबकि लग किस पर है, ये मेटा पे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। तो बेंजीन पे पहले आप क्या करा दो, नाइट्रेशन करा दो। नाइट्रेशन जानते हो, नाइट्रेशन में
क्या होगा, NO2, बेंजीन से क्या बन जाएगी, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन में क्या डालते हैं, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहां से क्या होता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो NO2 प्लस इस पे जाकर जुड़ जाएगा। ये अब -M ग्रुप लग गया, -M ग्रुप लग गया तो अच्छी बात है। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अगर आने वाले ग्रुप को कहां डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो अब आप क्या कर लें इसमें, अब Br2 डाल दें, Br2 डाल दो किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हो सकती है, ये तो -M रिंग ग्रुप है, -M ग्रुप है तो डीएक्टिवेट कर दिया होगा रिंग को, डीएक्टिवेट कर दिया होगा तो रिएक्शन फास्ट तो नहीं होगी, मगर Br2 भी क्या है, Br2 से जो Br प्लस मिलेगा वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पर टक्कर मार देगा, अटैक कर देगा। आगे बात समझ में नहीं, तो रिएक्शन दिखा देगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये क्या करता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन दिखा देती है। अगर -M डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग, और अगर क्या है, ऑर्थोपैरा है, +M है तो ऑर्थोपैरा। तो फिलहाल ये -M है तो कहां चली जाएगी, मेटा पे। तो मेटा पे क्या हो जाएगी, Br। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना OH में। OH में कन्वर्ट बड़े आराम से हो सकता है अगर NH2 ग्रुप हो जाए। NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या डाल के, HNO2। HNO2 क्या करता है, NO2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले इसे NH2 में ले आओ। NH2 में कैसे होगा, O हट के H लग जाए, तो O हट के H लगाना है तो रिडक्शन है, तो क्या डाल दो, FeHCl डाल दो, Fe मेटल की प्रेजेंस में HCl डाल दो, HBr डाल दो, या SN मेटल की प्रेजेंस में HCl डाल दो। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, O को अटैक H लगा देगा, क्या हो गया, अमाइन। अब ये क्या है, अब अमाइन को क्या करेंगे, ये एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन है तो NaNO2 प्लस HCl क्या किस पे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। आगे बात समझ में, प्राइमरी अमाइन है, और प्राइमरी अमाइन है तो क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है तो क्या बन गया, ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। और एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है तो वह एग्जिस्ट कर जाएगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मगर अब इस पे क्या करेंगे, वाटर, हमें तो एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल बनाना तो इसको हटा के कार्बन कैटन बना के OH जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, इस पे वाटर की रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर क्या करेगा, तुरंत इसको ये निकलेगा यहाँ से, लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन कैटन, और इस कार्बन कैटन पे इसका नेगेटिव पार्ट OH माइनस इस पर जाकर जुड़ जाएगा। आगे बस समझ में। नेक्स्ट, जैसे कह रहा है कि हम क्या करें, बेंजीन से क्या बनाना है, इस पे क्लोरोब्रोमो, बेंजीन से क्या लगा रहा है, एक साइनाइड और एक ब्रोमो, बेंजीन से क्या लगाना, दोनों क्लोरो। कौन सी पोजीशन पे, मेटा पे है एक दूसरे के। तो चलिए कैसे बने, पहले तो एक Cl और एक Br लगाना है, तो इसको लगाऊंगा तो ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, इसको लगाऊंगा तो ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो पहले एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनसे पहले क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पहले बेंजीन पे क्या करा देंगे, नाइट्रेशन करा देंगे, और नाइट्रेशन से क्या निकल के आएगा, NO प्लस, और वो NO प्लस इस बेंजीन पे जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, Br2 की रिएक्शन करा देंगे। Br2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये NO2 क्या है, -M ग्रुप है, और -M ग्रुप है तो ऑर्थोपैरा, तो वो मेटा, तो -M है तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग, तो इनकमिंग Br प्लस को कहाँ भेज देगा, मेटा पोजिशन पे। तो मेटा पोजिशन पे Br आ गया। अब इसको क्या कर दें, सेम रिड्यूस कर दें, इसको रिडक्शन करेंगे तो मेटल डाल दो एसिड की प्रेजेंस में, जैसे SnHCl डाल दिया, तो इसको रिड्यूस करके OH हटा के क्या लगा देगा, NH2। अब इस NH2 का क्या बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। क्यों डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट एक बार बन गया तो इस डाइजोनियम सॉल्ट को हटा के जो मर्जी चाहो वो लगा सकते हैं। Cl माइनस भी लगा सकता हूँ, Br माइनस भी लगा सकता हूँ, I माइनस भी लगा सकता हूँ, F माइनस भी लगा सकता हूँ, OH माइनस भी लगा सकता हूँ, जिसकी मर्जी करे वो लगा लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस प्राइमरी अमाइन को बनाते ही क्या कर दिया, जैसे ही प्राइमरी अमाइन बन गया तो अब डाइजोनियम सॉल्ट बन सकता है। इससे नहीं बन सकता डाइजोनियम सॉल्ट, तो पहले इसे अमाइन बनाओ। अमाइंस में क्या डालेंगे, NaNH2 एसिड की प्रेजेंस में या HNO2 एसिड की प्रेजेंस में, वो उसको क्या बना देगा, डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट पे अब इसे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, पूरे ग्रुप को हटा के बेंजीन भी बना सकते हो। अगर आपने क्या डाल दिया, H3PO2 डाल दिया तो पूरा हट के बेंजीन बन जाएगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा। आपने वाटर डाल दिया तो इसका हट के OH लग जाएगा। आपने क्या कर दिया, जिसको सैंडमेयर करा दो या गेटरमैन करा दो, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl डाल दिया तो ये Cl इस पे जाके लग जाएगा, ये हट के Cl लग जाएगी। या आप कॉपर सॉल्ट ले सकते हो CuCl HCl की प्रेजेंस में, तो अगर आपने Cu की प्रेजेंस में HCl लिया तो Cl लग जाएगी यहाँ, अगर HBr लिया तो Br लग जाएगी यहाँ, अगर CuCN ले लिया तो क्या लग जाएगी वहाँ जाके Cn। तो देखो Cl भी आ सकती है, Br लोगे Br भी आ सकती है, और क्या लोगे आप यहाँ Cn लोगे तो Cn भी आ सकती है। दोनों जगह Cl लगानी होती है तो पहले भी Cl लगा लेते हैं। यहाँ भी Br2 की जगह क्या डालते, Cl2, तो यहाँ Cl आती है, यहाँ Cl आती है, यहाँ Cl आती है, और एक Cl वहाँ से लगा लेंगे CuCl से। चाहे वो गेटरमैन करा दो, गेटरमैन कराओगे तो कॉपर पाउडर
एसिड की प्रेजेंस में, और सैंड में कराओगे तो कॉपर सॉल्ट किसी भी एसिड की प्रेजेंस में। Cl भी लगा सकते हो, Br भी लगा सकते हो और Cn भी। अगर HCl लोगे तो HCl आ जाएगा, HBr लोगे तो Br आ जाएगा, और HCN लोगे तो Cn आ जाएगा, साइनाइड। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बात बताएं, ये आप इसको बिल्कुल जैसे लेक्चर पढ़ाते जा रहे हैं, आप इसको बस देखते जाइए, देखते जाइए, मात्र देख रहे मात्र से ही धीरे धीरे आपको आते चले जाएंगे। बहुत ज्यादा अगर आप इनके साथ जबरदस्ती करोगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, आप जितना भी समझ में आ रहा है बस उतना ही ठीक है, और जितना कम समझ में आ रहा है उतना ज्यादा बढ़िया है। आप तो बस इसको देखते चलो, समझ में आ रहा है तो ठीक, और नहीं समझ में आ रहा तो उससे तो गजब बात हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये, जिस भी बच्चे को लगता है कि सिलेक्शन मिस से बहुत दूर है, पता नहीं कैसे होगा, क्यों करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन कैसे हो, तो वो मेरे से संपर्क करे, कांटेक्ट करे। कांटेक्ट नंबर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक बार फिर बता देता हूं, 8218612398। थैंक्स।